इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक रूप से असहाय व्यक्तियों को चिन्हित कर प्रति व्यक्ति 1000 रुपए की धनराशि भरण पोषण सहायता के रूप में उपलब्ध कराई गई। इसी दौरान अन्य प्रदेशों से आने वाले अप्रवासी मजदूरों को मनरेगा से जोड़कर सहायता प्रदान की गई। कुल 54 लाख से अधिक व्यक्तियों को भरण पोषण सहायता प्रदान की गई। प्रदेश के निर्धन वर्ग के लिए निःशुल्क राशन की व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा की गई। मनरेगा कार्ड धारकों को भी निःशुल्क राशन उपलब्ध कराए जाने की व्यवस्था की गई। पहली बार शहरी क्षेत्रों के दिहाड़ी मजदूरों के लिए इस अवधि में लगभग 10,35,000 नए राशन कार्ड बनाए गए। प्रदेश के असहाय व्यक्तियों को दी जाने वाली वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन तथा दिव्यांग जन पेंशन की किस्तें एडवांस में वितरित की गई। कोरोना के दृष्टिगत प्रदेश में मनरेगा योजना से श्रमिकों को जोड़ते हुए उन्हें रोजगार उपलब्ध कराया गया। योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में 29 करोड़ 58 लाख मानव दिवसों का सृजन किया जा चुका है। प्रदेश में वर्ष भर में 1.03 करोड़ श्रमिकों को रोजगार प्रदान किया गया, जो प्रदेश में सर्वाधिक है। देशव्यापी लॉकडाउन की अवधि में परिवहन निगम द्वारा आपातकालीन संचालन कर लगभग 40 लाख प्रवासी श्रमिकों को उनके गृह जनपदों तक भेजा गया। राजस्थान के जनपद कोटा में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे 12,000 से अधिक छात्र छात्राओं तथा जनपद प्रयागराज में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे लगभग 14,000 छात्र छात्राओं को सकुशल उनके गृह जनपदों तक पहुंचाया गया। कोरोना महामारी की रोकथाम एवं आम जनता को सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य से राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों की 11 सदस्यीय टीम 11 का गठन किया गया, जिसके द्वारा की गई कार्रवाई की समीक्षा प्रतिदिन माननीय मुख्यमंत्री द्वारा स्वयं की जाती है। ये बैठकें अभी भी आयोजित की जा रही हैं। मैं इस सम्मानित सदन की ओर से अपने देश और प्रदेश के कर्मठ कोरोना योद्धाओं को नमन करता हूं। हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, और जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। मानवर, यह अत्यंत हर्ष और संतोष का विषय है कि हमारे देश के वैज्ञानिकों ने कोविड-19 की वैक्सीन अपेक्षाकृत रूप से कम समय में तैयार कर ली। उत्तर प्रदेश में वैक्सीन के लिए कोल्ड चेन की व्यवस्था की जा चुकी है। टीकाकरण अभियान प्रारंभ हो चुका है। आइए हम सब मिलकर इस महाअभियान को सफल बनाएं। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की जांच हेतु सार्वजनिक क्षेत्र में 125 लैब तथा निजी क्षेत्र में 104 लैब क्रियाशील हैं। कोविड-19 टेस्टिंग क्षमता 0 से बढ़ाकर 2 लाख प्रतिदिन की गई। कोरोना संक्रमण के मरीजों के लिए 1.50 लाख बेड एवं प्रत्येक जनपदों में आईसीयू बेडों की व्यवस्था कराई गई है। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए पूरे देश में एक लंबे समय तक लॉकडाउन रहा। इसका प्रतिकूल प्रभाव अर्थव्यवस्था पर पड़ा। हमारी राजस्व प्राप्तियां प्रभावित हुई। फिर भी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व में हमने प्रदेश में प्रभावी वित्तीय अनुशासन लागू किया। जनता को सुविधाएं एवं राहत पहुंचाने के लिए धनराशि में कमी नहीं होने दी गई। कर्मचारियों के वेतन और पेंशन का भुगतान निर्बाध बना रहा। हमारे प्रयासों का सार्थक परिणाम है कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था पुनः गति पकड़ रही है। माननीय हमारी सरकार किसानों के उत्थान तथा उनकी आय दोगुना किए जाने के लक्ष्य के प्राप्ति संकल्पित है। किसानों की आय को वर्ष 2022 तक दोगुना करने हेतु विभिन्न योजनाओं के बेहतर उपयोग के लिए अवस्थापना से संबंधित गैप्स को पूरा करने हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 में आत्मनिर्भर कृषक संबंधित विकास योजना क्रियान्वित की जाएगी। प्रदेश के ऐसे किसान जिनकी दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है के परिवारों को मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। इस योजना का आच्छादन बढ़ाते हुए खातेदार एवं सह खातेदार किसानों के परिवारों के कमाऊ सदस्य तथा ऐसे भूमिहीन व्यक्ति जो पट्टे से प्राप्त भूमि पर अथवा बटाई पर खेती करते हैं को भी पात्रता की श्रेणी में रखा गया है। मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ प्रदेश के किसानों को भी प्राप्त होगा। मानव संपदा के विकास के लिए आवश्यक है कि प्रदेश की महिलाओं का सर्वांगीण उत्थान सुनिश्चित किया जाए।
हर बालिका को स्कूली शिक्षा हेतु प्रोत्साहन प्रदान किया जा रहा है। कन्या सुमंगला योजना इस क्रम में अहम भूमिका निभा रही है। मिशन शक्ति दृढ़ता पूर्वक लागू किया जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप प्रदेश की हर महिला को सुरक्षा उपलब्ध होगी। पूर्व संचालित पोषण कार्यक्रम के साथ साथ मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना वित्तीय वर्ष 2021-22 से क्रियान्वित की जाएगी, जिसके माध्यम से महिलाओं एवं बच्चों को बेहतर पोषण उपलब्ध हो सकेगा। हमारी सरकार का लक्ष्य हमारे बच्चे को सुपोषण उपलब्ध कराना है। ग्रामीण अंचलों में महिला दुग्ध उत्पादकों के स्वयं सहायता समूहों की आजीविका में वृद्धि एवं संवर्धन हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 से महिला सामर्थ्य योजना के नाम से एक नई योजना क्रियान्वित की जाएगी। प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए जो प्रयास किए गए हैं, उनसे अब उद्यमियों द्वारा प्रदेश में उद्यम लगाना सरल हो गया है। राज्य सरकार ने कोरोना महामारी कालखंड के उपरांत पिछड़े क्षेत्रों के लिए त्वरित निवेश प्रोत्साहन नीति 2020 घोषित की। इसके अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के पूर्वांचल, मध्यांचल और बुंदेलखंड क्षेत्रों में नई औद्योगिक इकाइयों को फास्ट ट्रैक मोड में आकर्षक प्रोत्साहन प्रदान किए जाने जा रहे हैं। कोविड-19 के कारण इन्हीं क्षेत्रों में अधिकतर प्रवासी मजदूरों व कामगारों की वापसी हुई है। पिछली सरकारों के कार्यकाल में प्रदेश के महत्वपूर्ण स्थानों पर सरकारी क्षेत्र की बड़े मूल्य की परिसंपत्तियां निष्प्रयोज्य हो गईं। हमारी सरकार ने इस स्थिति का संज्ञान लेते हुए ऐसी निष्प्रयोज्य समझी जाने वाली परिसंपत्तियों को पुनर्जीवित कर पीपीपी मोड में औद्योगिक पार्क, आस्थान, क्लस्टर स्थापित कराए जाने का निर्णय लिया है। इस हेतु संप्रति उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग कंपनी की बंद पड़ी कताई मिलों की परिसंपत्तियों को जीर्णोद्धार किया जाएगा। प्रदेश के युवाओं को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता दिलाने के उद्देश्य से निःशुल्क कोचिंग की योजना मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना प्रारंभ की गई है। हमारी सरकार द्वारा अपराधियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की गई है, जिसके फलस्वरूप प्रदेश में कानून व्यवस्था सुदृढ़ हुई है और जन सामान्य में सुरक्षा की भावना बलती हुई है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए व्यापक कार्यक्रम चलाए गए हैं। प्रदेश को अपराधियों, गुंडों और आतताइयों से मुक्त किए जाने का हमारा दृढ़ संकल्प है। हमारा यह संकल्प है कि हर जुल्मी जेल की सलाखों के पीछे होगा। हमारी सरकार ने यह निर्णय लिया है कि महान क्रांतिकारी एवं शहीद ठाकुर रोशन सिंह के बलिदान की पुनीत स्मृति में प्रदेश के प्रत्येक जनपद में पुलिस आवासों का नामकरण उनके नाम पर किया जाएगा। जन साधारण के जीवन स्तर में सुधार लाए जाने की दिशा में हमारी सरकार अनवरत कार्य कर रही है। प्रदेश में ईज ऑफ लिविंग का लक्ष्य प्राप्त किया जाना हमारे विभिन्न कार्यक्रमों का केंद्र बिंदु है। हर घर जल, हर घर बिजली, हर गांव में सड़क, हर क्षेत्र में बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। प्रदेश के सभी जनपदों में प्रत्येक परिवार को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ने हेतु वित्तीय समावेशन कार्यक्रम तथा प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत दिनांक 31 जनवरी 2021 तक 7 करोड़ 2 लाख बैंक खाते खोले जा चुके हैं तथा 5 करोड़ 12 लाख खातों के रुपए डेबिट कार्ड निर्गत किए जा चुके हैं। वर्तमान में प्रदेश के सभी जनपदों में 19,038 बैंक शाखाओं एवं 64,172 बैंक मित्रों, इस प्रकार कुल 83,210 बैंकिंग केंद्रों के माध्यम से बैंकिंग सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। इसके अतिरिक्त प्रदेश की समस्त 58,000 पंचायतों में बिजनेस करस्पॉन्डेंट सखी को चयनित एवं प्रशिक्षित कर तैनात करने की योजना चलाई जा रही है। माननीय हमारी सरकार का वित्तीय वर्ष 2017-18 का बजट किसानों को, 2018-19 का बजट औद्योगिक विकास को, 2019-20 का बजट महिलाओं के सशक्तिकरण को तथा 2020-21 का बजट युवाओं की शिक्षा, कौशल संवर्धन, रोजगार, मूलभूत अवस्थापना तथा त्वरित न्याय को समर्पित था। वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट का केंद्र बिंदु प्रदेश के समग्र एवं समावेशी विकास द्वारा प्रदेश के विभिन्न वर्गों का स्वावलंबन से सशक्तिकरण है। आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी द्वारा देश के चौमुखी विकास हेतु आत्मनिर्भर भारत का जो विजन दिया गया है, उसे मूर्त रूप देने में उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण योगदान होगा। इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु
हमारी सरकार आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश के विकास मंत्र पर कार्य कर रही है। आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की अवधारणा के 4 स्तंभ होंगे: अवस्थापना विकास, जन स्वास्थ्य, मानव संपदा एवं सामाजिक सांस्कृतिक विकास तथा कृषि एवं संबद्ध क्रियाकलापों का विकास। हमारी सरकार प्रदेश में जन स्वास्थ्य, स्वच्छता, सुरक्षा, स्वदेशी को बढ़ावा, स्वावलंबन तथा सशक्तिकरण पर केंद्रित योजनाओं और कार्यक्रमों को गति प्रदान करते हुए आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश के लक्ष्य को प्राप्त करेगी। हमारे इन प्रयासों का उद्देश्य समाज के विभिन्न वर्गों को स्वरोजगार के अवसर एवं सुविधाएं उपलब्ध कराते हुए उन्हें आत्मनिर्भर तथा सशक्त बनाया जाना है। मैं इस सम्मानित सदन के माध्यम से सभी माननीय सदस्यों का आह्वान करता हूं कि आइए हम सब मिलकर उत्तर प्रदेश को स्वस्थ, सुरक्षित, समृद्ध एवं आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश बनाएं। हमारी सरकार प्रदेश के किसानों, महिलाओं, युवाओं, उद्यमियों तथा श्रमिकों की समस्याओं के प्रति जागरूक एवं संवेदनशील है। महिलाओं तथा युवाओं के लिए रोजगार तथा स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने, किसानों की आय को दोगुना करने और प्रदेश को उद्योगों एवं उद्यमियों के लिए आकर्षक निवेश गंतव्य बनाने की दिशा में हमारी सरकार अपने कार्यकाल के आरंभ से कार्य कर रही है। इसके सार्थक परिणाम सामने आए हैं। सुरक्षित उत्तर प्रदेश सभ्य समाज के सर्वांगीण विकास के लिए सुदृढ़ कानून व्यवस्था तथा समाज के सभी वर्गों में सुरक्षा की भावना का होना अत्यंत आवश्यक है। हमारी सरकार ने अपने कार्यकाल के प्रारंभ से ही प्रदेश में कानून का राज स्थापित करने के लिए विशेष अभियान चलाए हैं। कुख्यात अपराधियों, भूमाफियाओं तथा खनन माफियाओं आदि के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की गई है। महिलाओं की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है। प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा एवं सशक्तिकरण हेतु एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन कर अनवरत अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस बल का आधुनिकीकरण हमारी सरकार की प्राथमिकताओं में है। फॉरेंसिक साइंस, आचार विज्ञान, तकनीक और प्रबंधन के क्षेत्र में अभिनव शिक्षा प्रशिक्षण में आवश्यक तकनीकों की विशेषज्ञता उत्पन्न करने एवं प्रशिक्षित जनशक्ति तैयार करने के उद्देश्य से लखनऊ में उत्तर प्रदेश पुलिस और फॉरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के दौरान प्रदेश में क्षतिग्रस्त राजकीय संपत्तियों की क्षति करने वाले दोषी व्यक्तियों से 23,36,000 रुपए की वसूली क्षतिपूर्ति के रूप में की गई। आपराधिक कृत्य से अर्जित की गई संपत्तियों में से लगभग 1,000 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की अवैध संपत्तियों पर सरकारी जमीन अवमुक्त कराने, ध्वस्तीकरण, जब्तीकरण की कार्रवाई की गई तथा इनके लगभग 150 से अधिक शस्त्र लाइसेंस के निरस्तीकरण की कार्रवाई भी की गई। प्रदेश में महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा और सुदृढ़ बनाए रखने के उद्देश्य से प्रदेश के सभी जनपदों के समस्त 1535 थानों में महिला हेल्प डेस्क की स्थापना की गई है, जिस पर ससामान्य उनकी शिकायतों का निराकरण कराया जा रहा है। मानवर विभागवार प्रमुख योजनाओं का उल्लेख करने के पूर्व मैं किसानों, महिलाओं तथा युवाओं के उत्थान एवं सशक्तिकरण को समर्पित कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत करना चाहूंगा। ये मोबाइल जो मित्र किसानों की आय को वर्ष 2022 तक दोगुना करने के लक्ष्य को प्राप्त किए जाने हेतु किसानों को उन्नत तकनीक प्रशिक्षण एवं मुफ्त पानी उपलब्ध कराया जा रहा है तथा उन्हें सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण कार्यक्रमों से आच्छादित किया गया है। हमने ये सुनिश्चित कराया है कि किसानों को उनके उत्पादों का उचित मूल्य समय से एवं पूर्ण पारदर्शिता के साथ डीबीटी के माध्यम से प्राप्त हो। हमारी सरकार द्वारा गन्ना किसानों को लगभग 1,23,000 करोड़ रुपए से अधिक के रिकॉर्ड गन्ना मूल्य का भुगतान सुनिश्चित कराया गया है। ये धनराशि पिछली सरकारों के 3 वर्षों के सम्मिलित गन्ना मूल्य भुगतान 53,367 करोड़ रुपए से 69,633 करोड़ रुपए अधिक तथा 5 वर्षों के सम्मिलित गन्ना मूल्य भुगतान 95,215 करोड़ रुपए से 27,785 करोड़ रुपए अधिक है। रबी विपणन वर्ष 2020-21 की अवधि में कोविड-19 महामारी के अंतर्गत देशव्यापी लॉकडाउन से उपजी
विषम परिस्थितियों के बाद भी प्रदेश में 5896 गेहूं क्रय केंद्र स्थापित कर 35,76,000 मीट्रिक टन गेहूं क्रय किया गया है, जिसके सापेक्ष किसानों के खातों में 6885 करोड़ रुपए का ऑनलाइन भुगतान किया गया है। खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत स्थापित 4453 क्रय केंद्रों के माध्यम से 15 फरवरी 2021 तक 65,50,000 मीट्रिक टन से अधिक धान खरीद की गई, जिसके सापेक्ष किसानों के खातों में 11,145 करोड़ रुपए का ऑनलाइन भुगतान किया जा चुका है। प्रदेश में दिनांक 28 फरवरी 2021 तक धान खरीद होनी है। खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 के अंतर्गत दिनांक 15 फरवरी 2021 तक 108 मक्का क्रय केंद्रों के माध्यम से 1,06,000 मीट्रिक टन से अधिक मक्के की खरीद की जा चुकी है, जिसके सापेक्ष 197 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत प्रदेश 2 करोड़ 40 लाख किसानों को 27,123 करोड़ रुपए से अधिक धनराशि का भुगतान डीबीटी के माध्यम से किसानों के बैंक खातों में किया गया है। किसानों की आय को वर्ष 2022 तक दोगुना करने हेतु विभिन्न योजनाओं के बेहतर उपयोग के लिए एवं स्थापना से संबंधित गैप्स को पूरा करने के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 से आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना क्रियान्वित की जाएगी। योजना के मुख्य घटक होंगे प्रदेश के प्रत्येक एग्रो क्लाइमेटिक जोन में अधिक उत्पादकता वाली फसलों का चिन्हीकरण, उत्पादकता कृषि हेतु नवीन तकनीक एवं निवेश को बढ़ावा, चयनित उत्पादों का मूल्य संवर्धन, विपणन हेतु बाजार तैयार किया जाना तथा ब्लॉक स्तर पर कृषक उत्पादन संगठनों की स्थापना योजना हेतु 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत 600 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। नहरों एवं सरकारी नलकूपों से किसानों को मुफ्त पानी की सुविधा हेतु 700 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। कृषकों को प्रारंभिक सहकारी कृषि ऋण समितियों के माध्यम से रियायती दरों पर फसली ऋण उपलब्ध कराए जाने हेतु अनुदान के लिए 400 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान योजना के अंतर्गत खेतों में विभिन्न क्षमताओं के सोलर पंपों की स्थापना कराई जा रही है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में 15,000 सोलर पंपों की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। महिलाएं, प्रदेश की महिलाओं को स्वावलंबी बनाते हुए उनका सशक्तिकरण किया जाना हमारी सरकार का संकल्प है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए महिलाओं को सुरक्षा प्रदान किया जाना, उन्हें शिक्षा, कौशल संवर्धन और रोजगार तथा स्वरोजगार के समुचित अवसर उपलब्ध कराए जाना हमारी प्राथमिकता है। महिला सशक्तिकरण हेतु राज्य सरकार द्वारा दिनांक 1 अप्रैल 2019 से मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना लागू की गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य बालिकाओं के स्वास्थ्य एवं शिक्षा को प्रोत्साहन देना एवं बालिका के जन्म के प्रति समाज में सकारात्मक सोच विकसित करना है। इसके अंतर्गत पात्र बालिकाओं को 6 विभिन्न श्रेणियों में 15,000 रुपए की सहायता से प्रदान की जा रही है। योजना हेतु 1200 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की सफलता एवं जनमानस में योजना के प्रति उत्साह को देखते हुए योजना का आच्छादन बढ़ाए जाने का निर्णय लिया गया है। महिलाओं एवं बच्चों में कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए एक नई योजना मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना वित्तीय वर्ष 2021-22 से क्रियान्वित की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत ड्राई राशन के साथ साथ आंगनबाड़ी केंद्रों पर पंजीकृत 6 माह से 5 वर्ष तक के चिन्हित कुपोषित बच्चों तथा एनीमिया ग्रस्त 11 से 14 वर्ष की स्कूल में जाने वाली किशोरी बालिकाओं को अतिरिक्त पोषण प्रदान किया जाएगा। योजना हेतु 100 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। पुष्टाहार कार्यक्रम हेतु 4,094 करोड़ रुपए तथा राष्ट्रीय पोषण अभियान हेतु 415 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत ग्रामीण अंचलों में महिला दुग्ध उत्पादकों के स्वयं सहायता समूहों की आजीविका में वृद्धि हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 से महिला सामर्थ्य योजना के नाम से एक नई योजना क्रियान्वित की जाएगी। इस हेतु 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। महिलाओं को न्यायालयों से गुजारा भत्ता प्राप्त होने तक के लिए
राज्य सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया है। निराश्रित महिला पेंशन योजना अंतर्गत 500 रुपए प्रति माह का भुगतान लाभार्थियों के खाते में किया जा रहा है। उक्त के अतिरिक्त वर्तमान वित्तीय वर्ष में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के रूप में पात्र लाभार्थियों को नियमित पेंशन के साथ 500 रुपए प्रति माह की दर से 2 माह हेतु 1000 रुपए की अतिरिक्त धनराशि भी प्रदान की गई है। महिला शक्ति केंद्रों की स्थापना हेतु 32 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। महिलाओं एवं बालिकाओं के साथ घटित होने वाले अपराधों के प्रभावी रोकथाम हेतु उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा दिनांक 1 नवंबर 2020 से 30 नवंबर 2020 तक विशेष अभियान मिशन शक्ति चलाया गया, जिसके उत्साहवर्धक एवं सार्थक परिणाम परिलक्षित हुए हैं। महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन के लिए प्रत्येक तहसील पर महिला हेल्प डेस्क की स्थापना की गई है। इसके माध्यम से महिलाओं की शिकायतों का गुणवत्तापूर्वक निस्तारण किया जा रहा है, जिसकी नियमित समीक्षा तहसीलदार, उप जिलाधिकारी एवं जिलाधिकारी द्वारा की जा रही है। युवाओं के लिए हमारा ये मानना है कि युवा शक्ति एवं ऊर्जा समाज के विकास का सशक्त वाहक है। हमने समाज के युवा वर्ग के सर्वांगीण विकास पर विशेष ध्यान दिया है। प्रदेश के युवाओं के कौशल का संवर्धन हमारी प्राथमिकता है, ताकि वे रोजगार के अवसरों का भरपूर उपयोग कर सकें। इस हेतु विद्यालयों में कनेक्टिविटी की उपलब्धता बढ़ाने पर ध्यान दिया गया है। डिजिटल विलेज के विकास से ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को बेहतर कनेक्टिविटी उपलब्ध होगी, जिससे वे शिक्षा एवं रोजगार के वैश्विक परिदृश्य से परिचित हो सकेंगे। मैं प्रदेश के युवाओं का आह्वान करते हुए कहना चाहूंगा, जो होता है वो होने दो, ये पौरुषहीन कथन है। जो हम जो चाहेंगे वो होगा, इन शब्दों में ही जी। प्रदेश के युवाओं को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता दिलाने के उद्देश्य से निःशुल्क कोचिंग की योजना मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना प्रारंभ की जा रही है। इस योजना के प्रति युवाओं में अत्यधिक उत्साह है। योजना के अंतर्गत पात्रता के आधार पर छात्र एवं छात्राओं को टैबलेट उपलब्ध कराए जाएंगे, ताकि वे डिजिटल लर्निंग के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सकें। इस हेतु समुचित धनराशि की व्यवस्था कराई जाएगी। सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों तथा राजकीय संस्कृत विद्यालयों में अवस्थापना सुविधा के विकास एवं सुदृढ़ीकरण का निर्णय लिया गया है। संस्कृत विद्यालयों में अध्ययनरत निर्धन छात्रों को गुरुकुल पद्धति के अनुरूप निःशुल्क छात्रावास एवं भोजन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। प्रदेश में कैरियर काउंसलिंग कार्यक्रमों का आयोजन कर बेरोजगार युवाओं को रोजगार के उपलब्ध अवसरों तथा रोजगार परक प्रशिक्षण आदि की जानकारी प्रदान की जाती है, ताकि उन्हें अपने कौशल एवं योग्यता के अनुसार रोजगार प्राप्त करने में सहूलियत हो। अक्टूबर 2020 तक वर्तमान वित्तीय वर्ष में ऐसे 943 कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिनमें 52,000 से अधिक युवाओं द्वारा प्रतिभाग किया गया है। नेशनल कैरियर सर्विस प्रोजेक्ट के अंतर्गत प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर मॉडल कैरियर सेंटर स्थापित किए गए हैं। प्रदेश के 12 अन्य जनपदों में मॉडल कैरियर सेंटर स्थापित किए जाने की योजना है। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा विगत 4 वर्षों में 7 लाख से अधिक युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है तथा 3 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार से जोड़ा गया है। युवा खेल विकास एवं प्रोत्साहन योजना के लिए 8.55 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं को खेल कूद के बेहतर अवसर प्रदान किए जाने हेतु ग्रामीण स्टेडियम एवं ओपन जिम के निर्माण हेतु 25 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। जनपद मेरठ में नए स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु 20 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रदेश के 19 जनपदों में 16 खेलों के लिए 44 आवासीय छात्रावास स्थापित हैं, जिनमें 220 बालिकाएं एवं 670 बालकों हेतु प्रशिक्षण की व्यवस्था है। इन प्रशिक्षार्थियों को खेल के साथ साथ स्थानीय विद्यालयों में प्रवेश दिलाकर शिक्षा की सुविधा भी प्रदान की जाती है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में युवक एवं महिला मंगल दलों के प्रोत्साहन हेतु 20 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है।
प्रांतीय रक्षक दल कोष की धनराशि में वृद्धि किए जाने का निर्णय लिया गया है, जिससे प्रांतीय रक्षक दल के सदस्यों को प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता की राशि में वृद्धि होगी। युवा अधिवक्ताओं को आर्थिक सहायता प्रदान किए जाने हेतु कार्पस फंड में 5 करोड़ रुपए की धनराशि की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रदेश के विभिन्न जनपदों में अधिवक्ता चैम्बर का निर्माण एवं उनमें अन्य व्यवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु 20 करोड़ रुपए की व्यवस्था धनराशि प्रस्तावित है। युवा अधिवक्ताओं के लिए पुस्तक एवं पत्रिका आदि के क्रय करने हेतु 10 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। श्रमिक कल्याण, श्रम शक्ति किसी भी क्षेत्र में हमारे लक्ष्य प्राप्ति का सबसे बड़ा साधन है, अतः श्रमिकों का कल्याण एवं संरक्षण अत्यावश्यक है। हमारा ये मानना है कि एक पत्थर की भी तकदीर संवर सकती है, शर्त यह है कि सलीके से संवारा जाए। कोरोना महामारी के कारण देश में लागू लॉकडाउन के फलस्वरूप विभिन्न प्रदेशों से वापस आए प्रदेश के श्रमिकों व कामगारों को रोजगार व स्वरोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एक नई योजना मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना लाई जा रही है। योजना हेतु 100 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। पल्लेदारों, श्रमिक परिवारों तथा असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान किए जाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना प्रारंभ की जा रही है, जिसके लिए 12 करोड़ रुपए की धनराशि की व्यवस्था प्रस्तावित है। असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों को सुलभ चिकित्सा सुविधा प्रदान किए जाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का प्रारंभ किया जा रहा है, जिसके लिए 100 करोड़ रुपए की धनराशि की व्यवस्था प्रस्तावित है। महिला श्रमिकों को विभिन्न रोजगारों में समान अवसरों में वृद्धि कार्य की प्रकृति कार्य के घंटे व पुरुषों के समान पारिश्रमिक दिलाए जाने के लिए एक सलाहकार समिति का गठन किया गया है। पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा हेतु प्रदेश के 18 मंडलों में एक अटल आवासीय विद्यालय की स्थापना की जा रही है, जिसमें कक्षा 6 से 12 तक निःशुल्क गुणवत्तापरक एवं उद्देश्यपरक आवासीय शिक्षा प्रदान की जाएगी। योजना हेतु 270 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। कामगारों, श्रमिकों की सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा तथा सर्वांगीण विकास के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु उत्तर प्रदेश कामगार एवं श्रमिक सेवा योजना एवं रोजगार आयोग का गठन किया गया है। गोवंश संरक्षण एवं निराश्रित पशुओं की देखभाल, गोवंश संरक्षण एवं बेसहारा पशुओं के भरण पोषण हेतु प्रदेश में 5206 गो आश्रय स्थलों का संचालन किया जा रहा है, जिनमें संरक्षित गोवंश की संख्या 5,58,000 है। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में अस्थायी गोवंश आश्रय स्थलों की संख्या 4487 है। प्रदेश के निराश्रित गोवंश हेतु 187 बृहद गो संरक्षण केंद्र तथा गोवंश वन विहार का निर्माण कराया जाना है लक्षित है, जिसके सापेक्ष 118 केंद्रों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। मुख्यमंत्री निराश्रित एवं बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना के अंतर्गत 74,000 से अधिक गोवंश इच्छुक गोपालकों की सुपुर्दगी में दिए गए हैं। प्रदेश की सभी न्याय पंचायतों में गौ आश्रय स्थलों का विकास किए जाने की योजना है। इस हेतु स्थानीय सहभागिता तथा स्वैच्छिक संगठनों की सहभागिता भी प्राप्त की जाएगी। ब्रीड इंप्रूवमेंट के कार्यक्रम को भी मजबूती से आगे बढ़ाया जाएगा। नगर विकास विभाग, नियोजन विभाग, पंचायती राज विभाग द्वारा आवश्यक सहयोग एवं मंडी परिषद की वार्षिक आय की प्राप्तियों से 3% धनराशि भी गोवंश को आश्रय प्रदान करने वाली संस्थाओं को भी दिया जा रहा है। बुंदेलखंड क्षेत्र में निराश्रित गोवंश की समस्या के निराकरण हेतु बुंदेलखंड के प्रत्येक जनपद में 5-5 गो आश्रय केंद्र स्थापित हैं। प्रदेश में पहली बार गौशालाओं का ऑनलाइन पंजीकरण किया जा रहा है। अद्यतन 545 गौशालाएं पंजीकृत हैं। प्रदेश में स्वदेशी पशुओं के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु जनपद वाराणसी में गोकुल ग्राम की स्थापना की गई है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में आय व्यय में प्राविधानित धनराशि 200 करोड़ रुपए के अतिरिक्त 100 करोड़ रुपए निराश्रित पशुओं के भरण पोषण हेतु निर्गत की गई है। इसके अतिरिक्त 148 करोड़ रुपए आश्रय स्थलों के निर्माण हेतु प्राविधानित है। जन स्वास्थ्य, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, प्रदेश के हर व्यक्ति को बेहतर चिकित्सा सुविधा सुलभ कराने की दिशा में हमारी सरकार द्वारा निरंतर कार्य किया जा रहा है। वायरस जनित संक्रामक रोगों के निदान एवं उपचार की क्षमता में अभूतपूर्व वृद्धि रिकॉर्ड टाइम में की गई है। प्रदेश में कोविड-19 की रोकथाम एवं संक्रमण को रोकने हेतु युद्ध स्तर पर कार्रवाई की गई है। प्रदेश में दिनांक 20 फरवरी 2021 तक 6,03,000 कोरोना संक्रमित रोगी चिन्हित हुए,
जिनमें से 5,91,000 कोविड-19 पॉजिटिव रोगी ठीक हुए हैं। उत्तर प्रदेश में रिकवरी दर 98% है। प्रदेश के समस्त जनपदों में डेडिकेटेड लेवल 2 उपचार केंद्रों की स्थापना की जा चुकी है, जहां आवश्यकता अनुसार कोविड पॉजिटिव रोगियों का वेंटिलेटर एवं HFNC सुविधा के साथ उपचार किया जा रहा है। कोविड-19 की रोकथाम हेतु टीकाकरण योजना के लिए 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन हेतु 5395 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। आयुष्मान भारत योजना के लिए 1300 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना हेतु 142 करोड़ रुपए की व्यवस्था का प्रस्ताव है। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के लिए 320 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाओं के लिए डायग्नोस्टिक बुनियादी ढांचा सृजित किए जाने हेतु 1073 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। शहरी स्वास्थ्य एवं आरोग्य केंद्रों हेतु 425 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। राज्य औषधि नियंत्रण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण के लिए 55 करोड़ रुपए तथा प्रदेश के 12 मंडलों में खाद्य एवं औषधि प्रयोगशालाओं एवं मंडलीय कार्यालयों के निर्माण हेतु 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। ब्लॉक स्तर पर लोक स्वास्थ्य इकाइयों की स्थापना हेतु 77 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। चिकित्सा शिक्षा प्रदेश में उच्च कोटि की गुणवत्तापूर्ण एवं विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधा का विकास किए जाने की दिशा में हमारी सरकार द्वारा उल्लेखनीय प्रगति की गई। जिला अस्पताल को मेडिकल कॉलेजों में उच्चीकृत किया जा रहा है। प्रदेश के 16 असेवित जनपदों में PPP मोड में मेडिकल कॉलेजों की स्थापना कराई जा रही है। हमारा लक्ष्य है कि प्रदेश का कोई भी मरीज इलाज के लिए प्रदेश से बाहर जाने के लिए विवश न हो। सभी प्रकार का इलाज प्रदेश में उपलब्ध है। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना के अंतर्गत संजय गांधी PGI लखनऊ में लेवल 3 की बायो सेफ्टी लैब की स्थापना की जाएगी। इसके अतिरिक्त प्रदेश के 45 जनपदों में राजकीय मेडिकल कॉलेजों, संस्थानों तथा चिकित्सा विश्वविद्यालयों में क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक की भी स्थापना की जाएगी। वर्ष 2017 तक मात्र 15 जिलों में राजकीय मेडिकल कॉलेज संस्थान संचालित थे। इसके अतिरिक्त 30 अन्य जिलों में मेडिकल कॉलेज संस्थान का निर्माण कार्य प्रगति पर है। वर्ष 2017 से सरकारी क्षेत्र के अंतर्गत 7 नए मेडिकल कॉलेज क्रियाशील किए गए हैं। 9 मेडिकल कॉलेजों का निर्माण प्रगति पर है, जिनमें शैक्षणिक वर्ष 2021-22 से MBBS पाठ्यक्रम प्रारंभ किया जाना है। प्रदेश में 13 जनपदों बिजनौर, कुशीनगर, सुल्तानपुर, गोंडा, ललितपुर, लखीमपुर खीरी, चंदौली, बुलंदशहर, सोनभद्र, पीलीभीत, औरैया, कानपुर देहात तथा कौशाम्बी में निर्माणाधीन नए मेडिकल कॉलेजों के लिए 1950 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रदेश के 19 असेवित जनपदों में प्रदेश के 16 असेवित जनपदों में PPP मोड में मेडिकल कॉलेज संचालित कराए जाने की योजना पर कार्य किया जा रहा है। योजना हेतु 48 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के लिए 23 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। एटा, हरदोई, प्रतापगढ़, फतेहपुर, सिद्धार्थनगर, देवरिया, गाजीपुर एवं मिर्जापुर में निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेजों में जुलाई 2021 से शिक्षण सत्र प्रारंभ किए जाने का लक्ष्य है। इन मेडिकल कॉलेजों हेतु 960 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था का प्रस्ताव है। अमेठी एवं बलरामपुर में नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना हेतु 175 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ की स्थापना हेतु 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रदेश की निर्धन आबादी का असाध्य रोगों की चिकित्सा सुविधा मुहैया कराए जाने हेतु 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रदेश में उत्कृष्ट चिकित्सा शिक्षा की दिशा में उत्तर प्रदेश राज्य में 2 अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स क्रमशः गोरखपुर एवं रायबरेली में स्थापित कर आउटडोर सेवाएं प्रारंभ की जा चुकी हैं तथा शैक्षणिक सत्र 2019-20 में एम्स गोरखपुर में 100 छात्र तथा एम्स रायबरेली में 100 छात्रों को प्रवेश MBBS पाठ्यक्रम का पठन पाठन भी प्रारंभ कर दिया गया है। KGMU के अधीन लखनऊ में इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी एंड इंफेक्शियस डिजीजेस के अंतर्गत बायोसेफ्टी लेवल 4
लैब की स्थापना लक्षित है, जो उत्तर भारत में अग्रणी लैब होगी। केजीएमयू लखनऊ राजकीय मेडिकल कॉलेज, प्रयागराज तथा राजकीय मेडिकल कॉलेज मेरठ में डायबिटिक रेटिनोपैथी उपचार सेंटर की स्थापना कराई जाएगी। प्रदेश में डायबिटीज रोगियों की संख्या में वृद्धि को देखते हुए एसजीपीजीआई लखनऊ में उन्नत मधुमेह केंद्र की स्थापना कराए जाने का निर्णय लिया गया है। आयुष, उत्तर प्रदेश सरकार आयुष विभाग के माध्यम से प्रदेश के ग्रामीण एवं शहरी जनता को आयुर्वेदिक, यूनानी एवं होम्योपैथिक चिकित्सा सेवा उपलब्ध करवाने हेतु सतत जागरूक एवं प्रयासरत है एवं इसी दिशा में वर्तमान सरकार द्वारा प्राथमिकता के आधार पर उक्त चिकित्सा पद्धतियों को विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है। प्रदेश के विभिन्न जनपदों में वर्तमान में 2104 आयुर्वेदिक, 254 यूनानी एवं 1576 होम्योपैथिक चिकित्सालयों के साथ ही 8 आयुर्वेदिक कॉलेज एवं उनसे संबद्ध चिकित्सालय, 2 यूनानी कॉलेज एवं उससे संबद्ध चिकित्सालय तथा 9 होम्योपैथिक कॉलेज एवं उनसे संबद्ध चिकित्सालय हैं। आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सालयों में प्रमाणित एवं गुणकारी औषधियों की आपूर्ति की व्यवस्था है। प्रदेश में 2 राजकीय औषधि निर्माणशालाएं लखनऊ एवं पीलीभीत में कार्यरत हैं, जिनको सुदृढ़ करते हुए उत्पादन क्षमता में वृद्धि किए जाने का लक्ष्य है। स्वच्छता सभ्य शिष्ट एवं स्वस्थ समाज जीवन का आधार है। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किए गए स्वच्छ भारत के विजन के अनुरूप हमारी सरकार द्वारा प्रदेश में स्वच्छता के सभी आयामों पर निरंतर कार्य किया गया है। इसमें व्यक्तिगत एवं सामुदायिक जल प्रवाहित शौचालयों का निर्माण, सीवरेज एवं जल निकासी, सॉलिड एवं लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के साथ साथ ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में स्वच्छ पाइप पेयजल की व्यवस्था सम्मिलित है। गांव में पाइप पेयजल की आपूर्ति की व्यवस्था जल जीवन मिशन ग्रामीण के अंतर्गत कराई जा रही है। जल जीवन मिशन का प्राथमिक लक्ष्य वर्ष 2024 तक सभी घरों तक जल संयोजन पहुंचाना है। योजना हेतु 15,000 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। केंद्र सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 से जल जीवन मिशन शहरी प्रारंभ की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत शहरी स्थानीय निकायों में घरेलू नल कनेक्शन के साथ सर्वसुलभ जल आपूर्ति और अमृत शहरों में तरल अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था की जाएगी। इस योजना की अवधि 5 वर्ष रखी गई है। केंद्र सरकार की इस योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के 734 नगर निकायों में सर्वसुलभ जल आपूर्ति एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के कार्य कराए जाएंगे। योजना हेतु 2,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रदेश के JEE/AES प्रभावित बस्ती एवं गोरखपुर मंडल तथा बुंदेलखंड क्षेत्र के बांदा एवं चित्रकूट मंडल के सरकारी प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु मुख्यमंत्री आरओ पेयजल योजना संचालित है। इस योजना के अंतर्गत 14 जनपदों में 28,000 से अधिक प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 25-25 लीटर भंडारण क्षमता के संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं। योजना हेतु 22 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में 12,13,000 व्यक्तिगत शौचालय तथा 98,000 सामुदायिक शौचालयों के निर्माण हेतु 2,031 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। स्वच्छ भारत मिशन शहरी हेतु 1,400 करोड़ रुपए की व्यवस्था का प्रस्ताव है। प्रदेश के 651 नगरीय निकाय QCI से प्रमाणित ODF हैं। व्यक्तिगत शौचालयों के लिए निर्धारित लक्ष्य 8,88,000 को 100% प्राप्त कर लिया गया है। प्रदेश के नगरीय निकायों द्वारा 11,909 वार्डों में डोर टू डोर अपशिष्ट संग्रहण का कार्य किया जा रहा है। स्वच्छ सर्वेक्षण में सतत रूप से रैंकिंग में सुधार के साथ वर्ष 2020 में प्रदेश के पूरे देश में 7वें स्थान पर है। नगरीय सीवरेज एवं जल निकासी की व्यवस्था हेतु 175 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। औद्योगिक विकास एवं अवस्थापना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एवं रोजगार सृजन हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में पिछले 3 वर्षों में उत्तर प्रदेश पूरे देश में द्वितीय स्थान पर आ गया है। राज्य सरकार की सुनियोजित शासन प्रणाली तथा वर्ष 2017 में औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति की घोषणा के साथ साथ 20 क्षेत्र विशिष्ट नीतियों के क्रियान्वयन से प्रदेश में उद्यमशीलता, नवाचार
तथा मेक इन यूपी को बढ़ावा मिला है। इनमें फार्मास्यूटिकल, रक्षा एवं एरोस्पेस, सौर ऊर्जा, खाद्य प्रसंस्करण, दुग्ध विकास, लॉजिस्टिक्स, जैव ईंधन आदि क्षेत्र सम्मिलित हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के निर्माण का कार्य निर्धारित लक्ष्य के अनुसार गतिमान है। माह नवंबर 2020 तक 65% से अधिक प्रगति प्राप्त कर ली गई है। परियोजना समय से पूर्ण की जाएगी। परियोजना हेतु 1107 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के निर्माण की प्रगति निर्धारित लक्ष्य के अनुसार गतिमान है। माह नवंबर 2020 तक 26% से अधिक प्रगति प्राप्त कर ली गई है। परियोजना के लिए 1492 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे निर्माण की प्रगति निर्धारित लक्ष्य के अनुसार गतिमान है। माह नवंबर 2020 तक 5% से अधिक प्रगति प्राप्त कर ली गई है। परियोजना हेतु 860 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। गंगा एक्सप्रेस वे एक निर्माण हेतु भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई प्रगतिमान है। निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ कराया जाएगा। गंगा एक्सप्रेस वे पूर्णतः नियंत्रित 6 लेन एक्सपेंडेबल टू 8 लेन एक्सप्रेस वे की कुल लंबाई 594 किलोमीटर होगी। परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु 7200 करोड़ रुपए तथा निर्माण कार्य हेतु 489 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। लोक निर्माण प्रदेश की प्रगति के लिए अच्छी सड़कों का होना अत्यंत आवश्यक है। हमारी सरकार द्वारा इस हेतु प्रदेश में राजमार्गों के निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण के कार्य प्राथमिकता के आधार पर कराए गए हैं। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए लोक निर्माण विभाग के अधीन सड़कों और सेतुओं के निर्माण हेतु 12,441 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। सड़कों और सेतुओं के अनुरक्षण हेतु 4,135 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। ग्रामों एवं बसावटों को पक्के संपर्क मार्गों से जोड़ने हेतु विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत 695 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। विश्व बैंक सहायतित उत्तर प्रदेश कोर रोड नेटवर्क परियोजना के अंतर्गत मार्ग निर्माण हेतु 440 करोड़ रुपए तथा एशियन डेवलपमेंट बैंक सहायतित उत्तर प्रदेश मुख्य जिला विकास परियोजना के अंतर्गत मार्ग निर्माण हेतु 208 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। रेलवे उपरिगामी सेतुओं के निर्माण हेतु 1192 करोड़ रुपए की बजट की व्यवस्था प्रस्तावित है। विशेष क्षेत्र कार्यक्रम पूर्वांचल की विशेष योजनाओं के लिए 300 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। बुंदेलखंड की विशेष योजनाओं के हेतु 210 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। सिंचाई एवं जल संसाधन कृषि उत्पादों में वृद्धि के लिए वर्ष पर्यंत समुचित सिंचाई सुविधा का उपलब्ध रहना आवश्यक है। लंबे समय से अधूरी पड़ी सिंचाई परियोजनाओं को भारत सरकार के सहयोग से पूरा करने के साथ ही राज्य सरकार द्वारा अपने संसाधनों से निरंतर सिंचन क्षमता बढ़ाने का लक्ष्य है। प्रदेश में नहर प्रणालियों, राजकीय नलकूपों, पंप नहरों, लघु डाल नहरों एवं जलाशयों से लगभग 98,88,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। हमारी सरकार द्वारा विगत 3 वर्षों में 11 परियोजनाएं पूर्ण की जा चुकी हैं तथा बाण सागर नहर परियोजना, पहाड़ी बांध परियोजना, जमरार बांध परियोजना, पहुंच बांध पुनरुद्धार परियोजना, घंटा बांध रेस्टोरेशन रिनोवेशन ऑफ एलाइड वर्क परियोजना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पथरई बांध परियोजना, लहचुरा बांध परियोजना, मौदहा बांध नहर प्रणाली की क्षमता की पुनर्स्थापना, रसिन बांध परियोजना, लोअर राजघाट कैनाल के 20 से 30 किलोमीटर तक का नवीनीकरण कार्य तथा जाखलौन पंप नहर के हेड रीच पर 2.50 मेगावाट क्षमता के सोलर पावर प्लांट की स्थापना की परियोजना। इन परियोजनाओं के पूर्ण होने के उपरांत 2,21,000 हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचन क्षमता सृजित हुई, जिससे प्रदेश में 2,33,000 किसान लाभान्वित हुए। वित्तीय वर्ष 2020-21 में 9 परियोजनाओं को पूर्ण करने का लक्ष्य है। यथा अर्जुन सहायक परियोजना, सरयू नहर परियोजना, उत्तर प्रदेश वाटर रिस्ट्रक्चरिंग परियोजना, उमरहट पंप नहर परियोजना, लखेरी बांध परियोजना, भवानी बांध परियोजना, रतौली बियर परियोजना, जखलौन पंप कैनाल टॉप पर 3.42
मेगावाट क्षमता की सोलर पावर प्लांट की स्थापना तथा बंडई बांध परियोजना, इन परियोजनाओं के पूर्ण होने से 16,41,000 हेक्टेयर सिंचन क्षमता सृजित होगी तथा 40,48,000 कृषक लाभान्वित होंगे। वर्ष 2021-22 में 8 परियोजनाओं को पूर्ण करने का लक्ष्य है। मध्य गंगा नहर परियोजना हेतु 1137 करोड़ रुपए, राजघाट नहर परियोजना हेतु 976 करोड़ रुपए, सरयू नहर परियोजना हेतु 610 करोड़ रुपए, पूर्वी गंगा नहर परियोजना हेतु 271 करोड़ रुपए तथा केन बेतवा लिंक नहर परियोजना हेतु 104 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। नागरिक उड्डयन, राज्य सरकार की उत्तर प्रदेश नागर विमान प्रोत्साहन नीति के अंतर्गत रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के साथ साथ नॉन रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम उड़ानों के लिए प्रोत्साहन प्रदान किए जाने की व्यवस्था की गई है। राज्य सरकार की इस नीति के परिणामस्वरूप विगत 3 वर्षों में उत्तर प्रदेश में ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स की संख्या 4 से बढ़कर 7 हो गई है। जनपद अयोध्या में निर्माणाधीन एयरपोर्ट का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा अयोध्या है। इस हेतु 101 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। जेवर में निर्माणाधीन एयरपोर्ट में हवाई पट्टियों की संख्या 2 से बढ़कर 6 करने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया है। ये एशिया का सबसे बड़े एयरपोर्ट के रूप में विकसित होगा। परियोजना हेतु 2000 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। कुशीनगर एयरपोर्ट को केंद्र सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट घोषित किया गया है। इस प्रकार राज्य में शीघ्र ही 4 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट लखनऊ, वाराणसी, कुशीनगर व गौतम बुद्ध नगर में होंगे। भारत सरकार की रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम उड़ान योजना के अंतर्गत प्रदेश के अलीगढ़, आजमगढ़, मुरादाबाद, श्रावस्ती, चित्रकूट तथा सोनभद्र, न्योरपुर स्थित हवाई पट्टी हवाई सेवा हेतु चयनित हुए हैं। अलीगढ़, आजमगढ़, मुरादाबाद व श्रावस्ती एयरपोर्ट का विकास लगभग पूर्ण हो गया है तथा चित्रकूट तथा सोनभद्र एयरपोर्ट मार्च 2021 तक पूर्ण हो जाएंगे। ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा, प्रदेश की जनता को निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराने के लिए तथा सुदूर इलाके तक उपभोक्ताओं को विद्युत संयोजन उपलब्ध कराने, विशेषकर किसानों को सिंचाई हेतु विद्युत की उपलब्धता तथा ग्रामीण उपभोक्ताओं को पर्याप्त विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराने के संकल्पों के प्रति प्रतिबद्धता के साथ कार्य किया जा रहा है। प्रदेश में सौर ऊर्जा के प्रयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए विद्युत संयोजन संबंधी सभी सेवाएं प्राप्त करने के लिए वेब आधारित केंद्रीकृत प्रणाली का क्रियान्वयन कराया जा रहा है। इस प्रणाली में उपभोक्ता विभिन्न सेवाएं ऑनलाइन प्राप्त कर सकता है। बिलिंग प्रणाली में सुधार करते हुए प्रोव के माध्यम से बिलिंग कराई जा रही है। इसमें बिलों को डाउनलोड किया जा सकता है। इस व्यवस्था में रीडिंग गलत होने या मनमानी रीडिंग होने की संभावना शून्य हो जाती है। 3 वर्षों में सौभाग्य एवं अन्य योजनाओं में प्रदेश में लगभग 1,24,00,000 नए विद्युत संयोजन निर्गत कर समस्त 75 जनपदों को लक्ष्य के अनुरूप संतृप्त किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों को प्राथमिकता देते हुए 1,21,32,000 मजरों का विद्युतीकरण किया गया है तथा कुल 1,38,01,000 विद्युत कनेक्शन दिए गए हैं। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना नवीन के अंतर्गत प्रदेश में कृषि एवं गैर कृषि विद्युत आपूर्ति के लिए माह अक्टूबर 2020 तक 2053 के लक्ष्य के सापेक्ष 2049 अर्थात लगभग 100% 11 केवी पोस्टों के पृथकीकरण का कार्य कराया जा चुका है। साथ ही योजना के अंतर्गत 100 सांसद आदर्श ग्रामों के विद्युतीकरण का 100% लक्ष्य भी पूर्ण कर लिया गया है। प्रदेश में विगत 3 वर्षों में विद्युत आपूर्ति में भी रिकॉर्ड वृद्धि हुई है। गत वर्ष की 21,632 मेगावाट की पीक मांग के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष में 23,867 मेगावाट पीक मांग की आपूर्ति की गई है। रोस्टर के अनुसार वर्तमान में शहरों तथा गांवों में विद्युत आपूर्ति हेतु वर्ष 2020-21 में लगभग 24,000 मेगावाट विद्युत की उपलब्धता है, जो मांग के अनुरूप पर्याप्त है। विद्युत आपूर्ति में अभूतपूर्व सुधार लाते हुए वर्तमान में जिला मुख्यालयों पर 24 घंटे, तहसील मुख्यालयों पर 21 घंटे 30 मिनट व गांव में 18 घंटे विद्युत आपूर्ति का रोस्टर निर्धारित है। विद्युत आपूर्ति की जा रही है। वर्तमान में प्रदेश में सभी विधाओं की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 26,937 मेगावाट है,
जो कि 3 वर्ष पूर्व की क्षमता से लगभग 4000 मेगावाट अधिक। वर्तमान उत्पादन क्षमता को बढ़ाते हुए मांग के अनुरूप भविष्य में प्रदेशवासियों को समुचित विद्युत उपलब्ध कराने हेतु 8262 मेगावाट उत्पादन क्षमता वृद्धि की विभिन्न परियोजनाएं पूर्णता की प्रक्रिया में हैं, जिनका वर्ष 2020-21 से 2023-24 के मध्य आरंभ होना प्रस्तावित है। उक्त के अतिरिक्त लगभग 2812 मेगावाट की पुनर्नवीनीकरणीय परियोजनाओं के माध्यम से अतिरिक्त उत्पादन वृद्धि की भी अनुमानित है। ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक मार्ग प्रकाश की सुविधा हेतु सोलर स्ट्रीट लाइट संयंत्रों की स्थापना की योजना क्रियान्वित की जा रही है। अब तक प्रदेश में लगभग 3 लाख सोलर स्ट्रीट लाइट संयंत्रों की स्थापना कराई जा चुकी है। गरीब ग्रामीण परिवारों के घरों पर प्रकाश पंखे एवं मोबाइल चार्जिंग की सुविधा हेतु 1,80,000 सोलर पावर पैक संयंत्रों की स्थापना कराई गई है। प्रदेश के लघु एवं सीमांत कृषकों को सिंचाई हेतु सोलर पंप स्थापित कराए जा रहे हैं। प्रदेश के विभिन्न प्राथमिक विद्यालयों में अब तक 3400 सोलर आरओ वाटर संयंत्रों की स्थापना कराई गई है। सौर ऊर्जा नीति 2013 के अंतर्गत 420 मेगावाट क्षमता की 24 सौर पावर परियोजनाएं संचालित हैं। आवास एक मूलभूत आवश्यकता है। प्रधानमंत्री जी का यह कहना है कि वर्ष 2022 तक सभी को आवास उपलब्ध हो जाएं। हमारी सरकार ने इस दिशा में निरंतर प्रयास करके जरूरतमंद लोगों को आवास उपलब्ध कराने का सिलसिला जारी रखा है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के घटक एफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप के अंतर्गत वर्ष 2018 से 2021 तक 4 लाख भवनों के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित है, जो सूडा द्वारा निर्मित कराए जाने वाले आवासों के अतिरिक्त होगा। अयोध्या स्थित सूर्य कुंड के विकास सहित अयोध्या नगरी के सर्वांगीण विकास की योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट में 140 करोड़ रुपए की व्यवस्था का प्रस्ताव है। लखनऊ में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल के निर्माण हेतु 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। कानपुर मेट्रो रेल परियोजना की अनुमोदित लागत 11,076 करोड़ रुपए है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट में परियोजना हेतु 597 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के प्राथमिक सेक्शन आईआईटी कानपुर से मोती झील पर ट्रायल रन प्रारंभ करने की लक्षित तिथि 31 जुलाई 2021 तथा रेवेन्यू ऑपरेशन प्रारंभ करने की लक्षित तिथि 30 नवंबर 2021। आगरा मेट्रो रेल परियोजना की अनुमोदित लागत 8,380 करोड़ रुपए है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट में परियोजना हेतु 478 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। आगरा मेट्रो रेल परियोजना के प्राथमिक सेक्शन ताज ईस्ट गेट से जामा मस्जिद पर ट्रायल रन प्रारंभ करने की लक्षित तिथि 31 जुलाई 2021 तथा रेवेन्यू ऑपरेशन प्रारंभ करने की लक्षित तिथि 30 नवंबर 2021 है। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर का निर्माण कार्य प्रगति पर है। परियोजना हेतु 1326 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। वाराणसी गोरखपुर व अन्य शहरों में मेट्रो रेल परियोजना हेतु 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था का प्रस्ताव है। नगर विकास प्रदेश में नगरीकरण में निरंतर वृद्धि हो रही है। नगरीय क्षेत्रों के निरंतर विस्तार तथा नगरीय जनसंख्या में लगातार वृद्धि के दृष्टिगत नगरों में मूलभूत सुविधाएं तथा अवस्थापना विकास के कार्य प्राथमिकता के आधार पर कराए जा रहे हैं। दिनांक 1 अप्रैल 2021 को उत्तर प्रदेश में कुल 652 नगर निकाय थे, जिनकी संख्या अब बढ़कर 734 हो गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत कुल 16,03,500 आवासों की स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त हो चुकी है। उक्त के सापेक्ष 9,63,780 आवासों की ग्राउंडिंग का कार्य प्रारंभ हो चुका है, जिसमें से 5,41,660 आवास दिनांक 1 जनवरी 2021 तक पूर्ण हो चुके हैं। योजना हेतु 10,029 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। अमृत कार्यक्रम के अंतर्गत क्षमता निर्माण सुधार कार्यान्वयन, जलापूर्ति, सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन, वर्षा जल निकासी, शहरी परिवहन और हरित स्थल और पार्क शामिल हैं। अमृत मिशन की पहली प्राथमिकता जलापूर्ति और सीवरेज सेवाओं का सार्वभौमिक आच्छादन है। योजना हेतु 2200 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रदेश के 10 शहर लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, आगरा, सहारनपुर, बरेली
झांसी, मुरादाबाद तथा अलीगढ़ स्मार्ट सिटी योजना अंतर्गत चयनित हुए हैं। योजना हेतु 2000 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। स्मार्ट सिटी योजना अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा चयनित 10 नगरों निगमों के उपरांत शेष नगर निगमों वाराणसी, मेरठ, गाजियाबाद, अयोध्या, फिरोजाबाद, गोरखपुर, मथुरा, वृंदावन एवं शाहजहांपुर को राज्य स्मार्ट सिटी योजना अंतर्गत स्मार्ट एवं सेफ सिटी के रूप में विकसित किए जाने का निर्णय प्रदेश सरकार द्वारा लिया गया है। उक्त योजना की अवधि 5 वर्ष है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट में योजना हेतु 175 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। आवारा पशुओं के पुनर्वास हेतु संचालित कान्हा गौशाला एवं बेसहारा पशु आश्रय योजना हेतु 80 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। शहीदों की स्मृति में पार्क, प्रदर्शनी स्थल, सभागार के निर्माण हेतु 15 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। नियोजन बुंदेलखंड क्षेत्र की विशेष योजनाओं के लिए 10 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। त्वरित आर्थिक विकास योजना का उद्देश्य प्रदेश में विकास कार्यों को त्वरित गति से कार्यान्वित करना है, जिसमें मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्र में अवस्थापना सुविधाओं का विकास किया जाना है सम्मिलित है। इस हेतु 2500 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री समग्र संपदा विकास योजना हेतु 1000 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। ग्राम विकास भारत को ग्रामों का देश कहा जाता रहा है। दुनिया के अनेक विचारकों ने भारतीय ग्राम्य इकाई की सभ्यता व सौहार्द की प्रशंसा की है। ग्रामों को हर दृष्टि से विकसित करने तथा सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना हमारा संकल्प है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में 6 लाख आवासों के निर्माण का लक्ष्य है। योजना हेतु 7000 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में 16,700 लाभार्थियों तथा वित्तीय वर्ष 2019-20 में 34,040 लाभार्थियों, इस प्रकार 50,740 लाभार्थियों को अब तक निःशुल्क आवास से लाभान्वित कराया जा चुका है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में 30,250 आवासों का निर्माण किया जाना है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट में योजना हेतु 369 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में 35 करोड़ मानव दिवस का रोजगार सृजन का लक्ष्य है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 5548 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 3 के बैच 1 के अंतर्गत 8847 किलोमीटर के कार्य का प्रस्ताव भारत सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया है। स्वीकृति की प्रत्याशा में वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 5000 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। पंचायती राज पंचायतें प्राचीन समाज व्यवस्था का आधार रही हैं, परस्पर संपर्क व विचार विमर्श का केंद्र रही हैं। एक समय पंचायत स्तर पर ही सभी प्रकार के झगड़े सुलझा लिए जाते थे। पंचायतों के विकास के लिए हमारी सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। प्रत्येक न्याय पंचायत में 2 चंद्रशेखर आजाद ग्रामीण विकास सचिवालय की स्थापना के लिए 10 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत उत्कृष्ट ग्राम पंचायतों को प्रोत्साहित किए जाने हेतु 25 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रदेश की ग्राम पंचायतों में बहुउद्देशीय पंचायत भवनों के निर्माण हेतु 20 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना के अंतर्गत पंचायतों की क्षमता संवर्धन, प्रशिक्षण एवं पंचायतों में संरचनात्मक ढांचे के निर्माण हेतु 653 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। गांव में ई गवर्नेंस के विस्तार हेतु डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पंचायत सशक्तिकरण योजना के लिए 4 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। कृषि ऋषि और कृषि प्राचीन भारतीय समाज व्यवस्था के 2 अंग रहे हैं। ऋषि मार्गदर्शक थे और कृषि जीविका तथा समृद्धि का आधार थी। कृषि विकास के अभाव में आत्मनिर्भर भारत की दिशा में आगे नहीं बढ़ा जा सकता। प्रदेश में कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल 242 लाख हेक्टेयर है, जिससे 165 लाख हेक्टेयर में खेती की जाती है। कृषि क्षेत्र की लक्षित विकास दर 5.1% प्राप्त करने हेतु वर्ष 2021-22 में खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य 644 लाख मीट्रिक टन एवं तिलहन उत्पादन का लक्ष्य 13 लाख मीट्रिक टन निर्धारित किया गया है। प्रदेश में वर्ष 2020-21 में खरीफ उत्पादन का लक्ष्य 223 लाख मीट्रिक टन, रबी का लक्ष्य 417 लाख मीट्रिक टन एवं तिलहन का लक्ष्य 12 लाख मीट्रिक टन निर्धारित है।
2020-21 में बीज वितरण के 61 लाख कुंटल के लक्ष्य के सापेक्ष वर्ष 2021-22 में 62,50,000 कुंटल बीजों के वितरण का लक्ष्य प्रस्तावित है। प्रदेश सरकार द्वारा कृषकों को पर्याप्त मात्रा में उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जा रही है एवं प्रदेश में उर्वरकों की कोई कमी नहीं है। गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग, गन्ने की खेती और चीनी मिलें प्रदेश की अर्थव्यवस्था और ग्रामीण विकास की प्रमुख धुरी है और ये राज्य देश का सबसे बड़ा गन्ना एवं चीनी उत्पादक राज्य है। चीनी उद्योग उत्तर प्रदेश का कृषि आधारित महत्वपूर्ण उद्योग है तथा प्रदेश के 45 लाख गन्ना आपूर्तिकर्ता किसानों के परिवार की आजीविका का मुख्य आधार है। पेराई सत्र 2019-20 में प्रदेश में 26,79,000 हेक्टेयर में गन्ने की खेती की गई थी तथा इस सत्र में संचालित 119 चीनी मिलों द्वारा 1118 लाख टन गन्ने की पेराई कर 126,37,000 टन चीनी का उत्पादन किया गया। वर्तमान पेराई सत्र 2020-21 में 119 चीनी मिलें संचालित हैं। इस सत्र में प्रदेश का गन्ना क्षेत्रफल 27,40,000 हेक्टेयर है जिससे चीनी के उत्पादन 125 लाख टन से अधिक होने का अनुमान है। निगम क्षेत्र की पूर्वांचल में स्थित बंद पड़ी चीनी मिलों में पिपराइच एवं मुंडेरवा के स्थान पर 5,000 टीसीडी की नई चीनी मिलें और 27 मेगावाट क्षमता का कोजन संयंत्र स्थापित किया गया। पिपराइच चीनी मिल से 120 किलोलीटर प्रतिदिन क्षमता का आसवनी भी स्थापित की जा रही है जो दिसंबर 2021 में शुरू होना संभावित है। उक्त आसवनी में सीधे गन्ने के रस से एथेनॉल बनाने की सुविधा होगी। पिपराइच मिल गन्ने के रस से सीधे एथेनॉल बनाने वाली उत्तर भारत की पहली चीनी मिल होगी। किसानों की गन्ना आपूर्ति समस्या के दृष्टिगत चीनी मिल रमाला की पेराई क्षमता 2750 से बढ़ाकर 5,000 टीसीडी की गई है तथा इसके साथ 27 मेगावाट कोजन संयंत्र लगाया गया है। निगम क्षेत्र की मोहद्दीनपुर मेरठ चीनी मिल की पेराई क्षमता 2500 टीसीडी से बढ़ाकर 3500 टीसीडी की गई जिसे 5,000 टीसीडी तक बढ़ाया जा सकता है। इससे लगभग 1 लाख किसानों को गन्ना आपूर्ति में सुविधा होगी तथा उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। इसके अतिरिक्त निजी क्षेत्र की 11 चीनी मिलों शामली, ऊन, करीमगंज, बिलारी, हरियाणा, निगोही, अगवानपुर, टिकोला, बीनस, मोतीनगर एवं बिस्वा की कुल 20,600 टीसीडी की पेराई क्षमता का विस्तार किया गया है जिससे इन मिल क्षेत्रों के गन्ना किसान लाभान्वित होंगे। कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान, राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में कृषि अनुसंधान के सुदृढ़ीकरण हेतु प्रदेश के कृषि विश्वविद्यालयों के अंतर्गत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जा रही है। इसी क्रम में राज्य सरकार द्वारा कृषि विश्वविद्यालय अयोध्या के अंतर्गत धान पर, कृषि विश्वविद्यालय कानपुर के अंतर्गत गेहूं एवं सब्जी पर, कृषि विश्वविद्यालय मेरठ के अंतर्गत बायो तकनीकी के प्रयोग से बासमती धान के फसल सुधार पर, कृषि विश्वविद्यालय बांदा के अंतर्गत शुष्क खेती पर तथा श्वार्ट्स कृषि विश्वविद्यालय प्रयागराज के अंतर्गत छोटे एवं मध्यम कृषि यंत्रों पर अनुसंधान हेतु सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जा रही है। प्रदेश में कृषि की नवीनतम जानकारी के प्रचार प्रसार हेतु 20 नवीन कृषि विज्ञान केंद्रों की स्थापना किए जाने का निर्णय लिया गया है जिसमें से 17 कृषि विज्ञान केंद्रों का संचालन प्रारंभ हो गया है। शेष 3 कृषि विज्ञान केंद्रों को भूमि हस्तांतरित संचालन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। दुग्ध विकास, पूरे विश्व में भारत सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन करने वाला देश है तथा देश में दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में प्रदेश प्रथम स्थान पर है। वर्तमान में सहकारी क्षेत्र के अंतर्गत 20 दुग्ध संघों के माध्यम से दुग्धशाला विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्रदेश का दुग्ध उत्पादन 30,518 टन रहा है और प्रतिदिन प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता 371 ग्राम रही है। दुग्धशाला विकास कार्यक्रम के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में 8,049 कार्यरत सहकारी दुग्ध समितियों के माध्यम से 3,32,000 किलोग्राम प्रतिदिन दूध का उपार्जन कर 1,97,000 लीटर प्रतिदिन नगरीय दुग्ध बिक्री किया गया। वर्ष 2020-21 के 6 माहों में अप्रैल से सितंबर 2020 7,387 कार्यरत सहकारी दुग्ध समितियों के माध्यम से 2,23,000 किलोग्राम प्रतिदिन दूध का उपार्जन कर 1,86,000 लीटर प्रतिदिन नगरीय दुग्ध विक्रय किया गया।
पशुपालन, पशुधन के सर्वांगीण विकास हेतु किसानों के हित में अनेकों लाभकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं तथा उनमें गति प्रदान करने के लिए नए अभिनव प्रयोगों को लागू किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में त्वरित गति से नस्ल सुधार हेतु पशु प्रजनन नीति 2018 क्रियान्वित की जा रही है। पशु स्वास्थ्य, रोग नियंत्रण, पशुधन बीमा के साथ साथ नवीन पशु चिकित्सालयों का निर्माण तथा गौ संरक्षण केंद्रों की स्थापना के साथ साथ अस्थायी गो आश्रय स्थल स्थापित किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत खुरपका, मुंहपका एवं ब्रुसेलोसिस रोग नियंत्रण हेतु एक्शन प्लान के अनुसार क्रियान्वयन किया जा रहा है। वर्ष 2030 तक प्रदेश के पशुओं को खुरपका, मुंहपका रोग से मुक्त कराए जाने का प्रथम लक्ष्य है। मत्स्य भारत सरकार द्वारा दिनांक 21 नवंबर 2020 को आयोजित विश्व मत्स्यिकी दिवस 2020 के अवसर पर प्रदेश को बेस्ट इनलैंड स्टेट हेतु प्रथम पुरस्कार दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में ग्राम पंचायतों के स्वामित्व वाले 3000 हेक्टेयर सामुदायिक तालाबों का 10 वर्षीय पट्टा आवंटन व समस्त स्रोतों से 300 करोड़ मत्स्य बीज वितरण का लक्ष्य प्रस्तावित है। 2 लाख मत्स्य पालकों को निःशुल्क प्रीमियम पर मछुआ दुर्घटना बीमा से आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्रारंभ की जा रही नई योजना प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना हेतु 243 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, प्रदेश में बागवानी एवं खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के समन्वित विकास हेतु एकीकृत बागवानी विकास मिशन, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के उपघटक पर ड्रॉप मोर क्रॉप माइक्रो इरिगेशन बुंदेलखंड एवं बिंद क्षेत्र में औद्योगिक विकास, गुणवत्तायुक्त पान उत्पादन प्रोत्साहन, उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2017, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्रूट एवं वेजिटेबल तथा खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण एवं विधायन आदि महत्वपूर्ण कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना हेतु 400 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2017 के क्रियान्वयन हेतु 40 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। सहकारिता रासायनिक उर्वरकों के अग्रिम भंडारण हेतु 150 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। किसानों को नाबार्ड से रियायती दरों पर ऋण उपलब्ध कराए जाने हेतु ब्याज अनुदान योजना के अंतर्गत 400 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। सहकारी समितियों के समन्वित विकास हेतु संचालित एकीकृत सहकारी विकास योजना के लिए 10 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग, प्रदेश में रोजगार तथा स्वरोजगार के अवसर सृजित किए जाने में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग का विशेष योगदान है। हमारी सरकार द्वारा इन उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। महिला उद्यमियों की सहभागिता बढ़ाए जाने तथा प्रवासी श्रमिकों के लिए क्रेडिट आधारित क्लस्टर सुविधाएं विकसित किए जाने पर विशेष बल दिया जाएगा। रोजगार के अवसर सृजित करने के उद्देश्य से प्रदेश में एक जनपद एक उत्पाद ODOP योजना संचालित है। योजना हेतु 250 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। ODOP योजना के अंतर्गत 14 मई 2020, 26 जून 2020, 7 अगस्त 2020 एवं 3 दिसंबर 2020 को 4 ऑनलाइन मेलों का आयोजन किया गया। इन ऑनलाइन मेलों के माध्यम से 10 लाख से अधिक लाभार्थियों को लगभग 30,000 करोड़ के ऋण का वितरण कराया गया। कोविड-19 महामारी के चलते दिनांक 19 अक्टूबर 2020 से 23 अक्टूबर 2020 तक ODOP वर्चुअल मेला फेयर का आयोजन किया गया। इस वर्चुअल फेयर में 35 देशों के क्रेता तथा देश के लगभग 1000 क्रेताओं द्वारा प्रतिभाग किया गया। उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग कंपनी की बंद पड़ी कताई मिलों की परिसंपत्तियों को पुनर्जीवित कर PPP मोड में औद्योगिक पार्क आस्थान क्लस्टर स्थापित कराए जाने का निर्णय लिया गया। इस हेतु 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रदेश के शिक्षित युवा बेरोजगारों को अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना संचालित है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट में योजना हेतु 100 करोड़ रुपए का बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के पारंपरिक कारीगरों हेतु विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के लिए 30 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। खाद्य एवं ग्राम उद्योग, ग्रामीण क्षेत्र के बेरोजगारों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रदेश में खाद्य एवं ग्राम उद्योग क्षेत्र में स्वरोजगार की विभिन्न योजनाएं संचालित की गई हैं। इन योजनाओं में से मुख्यमंत्री ग्राम उद्योग रोजगार योजना अंतर्गत सामान्य महिला एवं आरक्षित वर्ग के लाभार्थियों को 10 लाख रुपए तक
ब्याज रहित ऋण तथा सामान्य वर्ग के पुरुष लाभार्थियों को 4% वार्षिक ब्याज पर बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जाता है। व्यवहारिक कौशल सुधार एवं अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत उद्यमियों को प्रशिक्षण केंद्रों के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय खादी विपणन विकास सहायता योजना अंतर्गत 34% खादी कामगारों को 33% विपणन विकास हेतु तथा 33% खादी संस्थाओं को उत्पादन हेतु सहायता प्रदान की जाती है। प्रदेश में माटी कला की परंपरागत कला एवं कारीगरों को संरक्षित संवर्धित करते हुए नवाचार के माध्यम से अधिकाधिक शिल्पियों कारीगरों को रोजगार से जोड़ने हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट में 10 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग कृषि क्षेत्र के बाद हथकरघा उद्योग प्रदेश का सर्वाधिक रोजगार उपलब्ध कराने वाला विकेंद्रीकृत कुटीर उद्योग है। प्रदेश में लगभग 2 लाख हथकरघा बुनकर एवं लगभग 1,10,000 हथकरघे हैं। प्रदेश में 2,60,000 पावर लूमों पर 5,50,000 पावर लूम बुनकर अपना जीविकोपार्जन कर रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2021-22 में वस्त्रोद्योग के क्षेत्र में 25,000 रोजगार सृजन का लक्ष्य है। हथकरघा बुनकरों को प्रोत्साहन एवं सम्मान प्रदान करने हेतु संत कबीर राज्य हथकरघा पुरस्कार योजना संचालित है। पावर लूम बुनकरों को राज्य सरकार द्वारा रियायती दर पर विद्युत आपूर्ति कराई जा रही है। आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स तकनीक और आधुनिक विज्ञान ज्ञान का प्रमुख तत्व है। इसके अभाव में हम विकसित दुनिया के साथ नहीं चल सकते, अतः तकनीक का हर स्तर पर उपयोग आवश्यक है। सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग उत्तर प्रदेश सरकार के सर्वोच्च प्राथमिकता वाले उद्योगों में से एक है। हमारी सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति 2017 तथा उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्टअप नीति 2017 प्रख्यापित की गई है। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति 2017 में नोएडा, ग्रेटर नोएडा तथा यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र को इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग जोन घोषित किया गया। 5 वर्षों में 20,000 करोड़ रुपए के निवेश के लक्ष्य को 3 साल में ही अर्जित कर लिया गया है। उक्त नीति की अपूर्व सफलता को देखते हुए सरकार द्वारा नई उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति 2020 प्रख्यापित की गई, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग के प्रदेश के सभी क्षेत्रों में एक समान विकास के लिए नई नीति से संपूर्ण राज्य को आच्छादित किया गया है। इस नीति में अगले 5 वर्षों में 40,000 व्यक्तियों के लिए रोजगार सृजन का लक्ष्य रखा गया है। यमुना एक्सप्रेसवे में जेवर एयरपोर्ट के समीप एक इलेक्ट्रॉनिक सिटी की स्थापना, बुंदेलखंड में रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है। उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में लगभग 200 करोड़ रुपए के निवेश तथा लगभग 15,000 रोजगार संभावनाओं को युक्त आईटी पार्क्स की स्थापना सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया के सहयोग से की जा रही है। लखनऊ में एयरपोर्ट के सामने नादरगंज में 40 एकड़ क्षेत्रफल में पीपीपी मॉडल पर अत्याधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी कॉम्प्लेक्स का निर्माण प्रस्तावित है, जिसमें देश का सबसे बड़ा इंक्यूबेशन सेंटर बनाए जाने हेतु सहमति हो गई है। बेसिक शिक्षा मनुष्य निर्माण की पहली शर्त है। ये अबोध बच्चों को सबोध बनाती है। शिक्षा के अभाव में आदर्श मनुष्य की कल्पना नहीं की जा सकती है। बेसिक शिक्षा की गुणवत्ता बड़ी चुनौती रही। प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिक लक्ष्य की प्राप्ति हेतु हमारी सरकार संकल्पबद्ध है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को कक्षा 1 से 8 तक निःशुल्क शिक्षा सुलभ कराने हेतु अनेक योजनाएं तथा कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। प्रदेश में बेसिक शिक्षा के अधीन शासकीय एवं अशासकीय लगभग 2,54,634 विद्यालय संचालित हैं, जिनमें प्रदेश के सभी बच्चों के लिए 1 से 3 किलोमीटर की परिधि में विद्यालय की सुविधा उत्पन्न है। हमारा संकल्प है कि सभी बच्चे खूब पढ़ें, आगे बढ़ें, साथ ही कक्षा 1 से 8 तक की पढ़ाई अवश्य पूर्ण करें। शैक्षिक सत्र 2020-21 में 1,34,418 परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में स्कूल चलो अभियान के अंतर्गत 1,60,000 करोड़ बच्चों को प्रवेश दिलाया गया है। प्रदेश सरकार ने वर्ष 2019-20 में बच्चों के चिन्हीकरण, पंजीकरण एवं नामांकन हेतु नवीन कार्यक्रम शारदा संचालित किया है। यह कार्यक्रम 2 चरणों में पूर्ण किया जाएगा। जनपद गोरखपुर के बनटंगिया गांव में 5 प्राथमिक एवं 2 उच्च प्राथमिक विद्यालयों एवं महाराजगंज के बनटंगिया गांव में 8 प्राथमिक एवं 4 उच्च प्राथमिक विद्यालयों का निर्माण कराया जा रहा है। कक्षा 1 से 8 तक के सभी बच्चों को प्रतिवर्ष निःशुल्क यूनिफॉर्म उपलब्ध कराए जाने हेतु
40 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। सभी बच्चों को जूता, मोजा एवं स्वेटर उपलब्ध कराए जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 में 300 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक के छात्र छात्राओं को स्कूल बैग उपलब्ध कराए जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 में बजट में 110 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम हेतु 3406 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्ताव है। वर्ष 2021-22 के बजट में समग्र शिक्षा अभियान हेतु 18,172 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। माध्यमिक शिक्षा प्रदेश में 2285 राजकीय, 4512 अशासकीय सहायता प्राप्त एवं 20,558 वित्त विहीन माध्यमिक विद्यालय अर्थात कुल 27,355 माध्यमिक विद्यालय संचालित हैं। केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार प्रदेश के प्रत्येक मंडल में एक सैनिक स्कूल की स्थापना कराई जाएगी। इस हेतु निजी क्षेत्र की सहभागिता भी प्राप्त की जाएगी। राज्य सरकार द्वारा सैनिक स्कूलों की स्थापना के लिए भूमि उपलब्ध कराई जाएगी। सैनिक स्कूल मैनपुरी, झांसी एवं अमेठी के अवशेष कार्यों को पूर्ण कराने तथा जनपद गोरखपुर में एक नवीन सैनिक स्कूल का निर्माण कार्य कराने हेतु 90 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु 200 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों, राजकीय संस्कृत विद्यालयों में अवस्थापना सुविधा, उत्तर प्रदेश संस्कृत शिक्षा निर्देशालय के गठन तथा उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद के कार्यालय भवन के निर्माण हेतु 5 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। संस्कृत विद्यालयों अध्ययनरत निर्धन छात्रों को गुरुकुल पद्धति के अनुसार निःशुल्क छात्रावास एवं भोजन की सुविधा प्रदान की जाएगी। कैप्टन मनोज कुमार पांडे सैनिक स्कूल सरोजनी नगर को विकसित कर उसकी क्षमता को दोगुना किए जाने, बालिका कैडेट हेतु 150 की क्षमता के छात्रावास का निर्माण कराए जाने तथा 1000 क्षमता के निर्माणाधीन ऑडिटोरियम के निर्माण के कार्यों हेतु 15 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। निर्माणाधीन राजकीय इंटर कॉलेजों के अवशेष कार्य पूर्ण कराए जाने हेतु 100 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। राजकीय एवं सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत अतिथि विषय विशेषज्ञ के मासिक मानदेय की धनराशि हाई स्कूल स्तर पर 8,000 रुपए से बढ़ाकर 12,000 रुपए तथा इंटर पर 10,000 रुपए से बढ़ाकर 15,000 रुपए की गई है। उच्च शिक्षा भारत एक समय सारी दुनिया में ज्ञान व शिक्षा का केंद्र था। उत्तर प्रदेश का भूभाग संस्कृति दर्शन के लिए प्रमुख आकर्षण था। हमारी सरकार ने उच्च शिक्षा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा बनाने का संकल्प लिया है। प्रदेश में उच्च शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु वर्तमान में 16 राज्य विश्वविद्यालय, 1 मुक्त विश्वविद्यालय, 1 डीम्ड विश्वविद्यालय, 27 निजी विश्वविद्यालय, 170 राजकीय महाविद्यालय, 331 सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय एवं 6531 स्ववित्त पोषित महाविद्यालय संचालित हैं। असेवित क्षेत्रों में विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों की स्थापना की जा रही है। प्रदेश के असेवित मंडलों में प्रत्येक मंडल में एक राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना कराई जाएगी। जनपद सहारनपुर, आजमगढ़ एवं अलीगढ़ में 3 नए राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु सिद्धार्थनगर, प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय प्रयागराज तथा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय लखनऊ के भवनों का निर्माण प्रगति पर है। नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत उच्च शिक्षा संस्थानों को बड़े बहुविषयक विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और HEI क्लस्टरों, नॉलेज हबों में स्थानांतरित करके उच्च शिक्षा के विखंडन को समाप्त करना है। इस हेतु संसाधनों, सामग्री और मनुष्य की कार्यकुशलता की बढ़ोतरी में मदद करने पर बल दिया गया है। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के अंतर्गत न्यून सकल नामांकन दर वाले 26 जनपदों में मॉडल राजकीय महाविद्यालयों की स्थापना की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में राजकीय महाविद्यालयों के भवन निर्माण कार्य हेतु 200 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास प्रदेश में वर्तमान 305 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित हैं, जिनमें से 47 संस्थानों में महिला शाखाएं उपलब्ध हैं, जिनकी प्रशिक्षण क्षमता 1,72,000 से अधिक है। पूरे प्रदेश में 12 स्वतंत्र रूप से राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान महिलाओं के लिए ही स्थापित हैं एवं सामान्य राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में महिलाओं को 20% क्षैतिज आरक्षण प्राप्त है। इसके अतिरिक्त प्रदेश में 2963 से अधिक निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान भी स्थापित हैं, जिनकी प्रशिक्षण क्षमता लगभग 4,58,000 है। प्रदेश में
84 ऐसे राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हैं जिनमें अनुसूचित जाति जनजाति के अभ्यर्थियों को प्रवेश में 70% का आरक्षण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग को 15% का आरक्षण उपलब्ध है। प्रदेश के सभी राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जाति जनजाति के अभ्यर्थियों को निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। प्रदेश में स्थापित किए गए 16 नए राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को पीपीपी मॉडल पर प्रशिक्षण हेतु क्रियाशील किया जाएगा। प्रदेश के प्रशिक्षण की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए सुल्तानपुर में निर्माणाधीन राजकीय शिल्पकार अनुदेशक प्रशिक्षण संस्थान को पूर्ण कराकर उसे शीघ्र क्रियाशील कराया जाएगा। संस्कृति एवं धर्मार्थ कार्य नैमिषारण्य, चित्रकूट, विंध्याचल, शाकुंभरी देवी तथा शुक्ल तीर्थ का समग्र विकास कराया जा रहा है। अयोध्या में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा राम मंदिर शिलान्यास के अवसर पर 25 स्थानों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन, राम की पौड़ी पर प्रदर्शनी एवं रंगोली का आयोजन एवं श्री राम मंदिर मॉडल पर डाक टिकट जारी कराया गया है। दिनांक 4 फरवरी 2021 को चोरी चोरा कांड के 100 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में चोरी चोरा शताब्दी महोत्सव जो पूरे वर्ष चलेगा के लिए 15 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर अयोध्या धाम तक पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु 300 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। लखनऊ में उत्तर प्रदेश जनजातीय संग्रहालय के निर्माण हेतु 8 करोड़ रुपए तथा शाहजहांपुर में स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय की बीथिकाओं के लिए 4 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्ताव है। प्रदेश में ख्याति लब्ध साहित्यकारों एवं कलाकारों जो अन्य किसी पुरस्कार से सम्मानित नहीं हो सके हैं को उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान प्रदान किए जाने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया है। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष अधिकतम 5 व्यक्तियों को सम्मानित किया जाएगा तथा सम्मानित प्रत्येक व्यक्ति को 11 लाख रुपए का सम्मान राशि प्रदान की जाएगी। 60 वर्ष से अधिक आयु के वृद्ध एवं विपन्न कलाकारों को 2000 रुपए प्रतिमाह की मासिक पेंशन दिए जाने की कल्याणकारी योजना प्रस्तावित है। पर्यटन उत्तर प्रदेश पर्यटन की दृष्टि से भारत के प्रमुख स्थानों में आ चुका है। सांस्कृतिक पर्यटन का विकास हुआ है और अधिक पर्यटन संभावनाएं बढ़ाना हमारे एजेंडे में। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2019 में लगभग 54 करोड़ पर्यटक आए, जिनमें भारतीय पर्यटकों की संख्या 53 करोड़ 60 लाख एवं विदेशी पर्यटकों की संख्या 47 लाख। इसमें कुंभ मेला 2019 में आए 24 करोड़ पर्यटक विजिटर्स श्रद्धालु भी सम्मिलित हैं। अयोध्या, प्रयागराज, वाराणसी, नैमिषारण्य, विंध्याचल, चित्रकूट, मथुरा, वृंदावन, श्रावस्ती, कुशीनगर इत्यादि अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। अयोध्या में इस वर्ष पुनः दीपोत्सव का आयोजन दिनांक 13 नवंबर 2020 को किया गया तथा 6.06 लाख से अधिक दीप जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। अयोध्या में पर्यटन सुविधाओं के विकास एवं सौंदर्यीकरण हेतु 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। वाराणसी में पर्यटन सुविधाओं के विकास तथा सौंदर्यीकरण हेतु 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री पर्यटन स्थलों का विकास योजना हेतु 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। चित्रकूट में पर्यटन विकास की विभिन्न योजनाओं हेतु 20 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त विंध्याचल एवं नैमिषारण्य में स्थल विकास हेतु 30 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। वन एवं पर्यावरण भारतीय वन सर्वेक्षण की वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार प्रदेश की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 9.19% क्षेत्र वनावरण एवं वृक्षारोपण से आच्छादित है। प्रदेश के वनावरण एवं वृक्षारोपण में वर्ष 2017 से 2019 तक 127 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। वर्ष 2030 तक वनावरण एवं वृक्षारोपण पर 15% किए जाने का लक्ष्य है। इस हेतु विभिन्न वृक्षारोपण योजनाओं में सड़क, रेलवे, नहरों के किनारे की भूमि तथा प्रति भूमि, ऊसर, बीहड़, खादर व अवनत वन भूमि, सामुदायिक भूमि तथा कृषकों की निजी भूमि पर बृहत स्तर पर वृक्षारोपण कराने की कार्य योजना है। वर्ष 2020 में 2021 एवं 2022 के वृक्षारोपण का लक्ष्य क्रमशः 25 करोड़, 30 करोड़ एवं 35 करोड़ निर्धारित किया गया है। पौध उगान हेतु 3 वर्ष की कार्य योजना तैयार की गई है। वर्षा काल 2020-21 में दिनांक 5 जुलाई 2020 को वृक्षारोपण महाअभियान में अन्य विभागों के सक्रिय सहयोग एवं समन्वय, कृषकों तथा स्वयंसेवी एवं जन सहयोग प्राप्त कर एक ही दिन में 25.87 करोड़ पौधों का रोपण किया गया। वृक्षारोपण महाअभियान वर्ष 2020 में प्रदेश में दिनांक 28 जुलाई 2020 को अनेक स्थलों पर अधिकतम प्रजातियों के पौधों का रोपण कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज कराया गया। प्रभावी सुरक्षा व्यवस्था तथा प्रवर्तन के कारण राज्य में बाघों की संख्या वर्ष 2014 के 117 से बढ़कर 2018 में 173 हो गई है। राज्य प्रतिकारात्मक
वन रोपण योजना में हेतु 600 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। सामाजिक बानगी कार्यक्रम को प्रोत्साहन प्रदान किए जाने हेतु 400 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। समाज कल्याण, संपूर्ण समाज की समृद्धि प्राचीन भारतीय चिंतन का लक्ष्य रही है। हमारी सरकार ने समाज के प्रत्येक अंग के विकास का बीड़ा उठाया है। वृद्धावस्था किसान पेंशन योजना अंतर्गत 3100 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना अंतर्गत 500 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। अनुसूचित जाति, पूर्व दशम एवं दशमोत्तर तथा सामान्य वर्ग की छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत 1430 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना हेतु 250 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति तथा सामान्य वर्ग के व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी हेतु आर्थिक सहायता योजना अंतर्गत 150 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। पिछड़ा वर्ग कल्याण, अंत्योदय की कल्पना हमारे विद्वान मनीषी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने की थी। उन्हीं के विचारों से प्रेरित होकर हमारी सरकार ने समाज के अंतिम व्यक्ति के उत्थान को प्राथमिकता दी है। पिछड़े वर्ग के छात्रों को की छात्रवृत्ति योजना हेतु 1375 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। अन्य पिछड़े वर्ग के निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी अनुदान योजना के हेतु 150 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। अल्पसंख्यक कल्याण छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति योजना हेतु 829 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। अल्पसंख्यक बाहुल्य जनपदों में मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं, स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल आदि सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने हेतु संचालित मल्टी सेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट प्लान के लिए 588 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। मदरसा आधुनिकीकरण योजना के लिए 479 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। दिव्यांगजन कल्याण, दिव्यांग पेंशन योजना के अंतर्गत लगभग 10,87,000 पात्र दिव्यांगजन को 500 रुपए प्रतिमाह की दर से पेंशन दिए जाने हेतु 720 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। कुष्ठ दिव्यांगजनों को पुनर्वासित करने एवं उनका जीवन बेहतर बनाने के उद्देश्य से 2500 रुपए की राशि प्रतिमाह प्रति लाभार्थी को दी जाती है। इस हेतु 39 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। दिव्यांग दंपति के बच्चों के पालन पोषण के लिए पालनहार योजना हेतु 25 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना कराए जाने हेतु विद्यालय भवन के अवशेष कार्यों हेतु 30 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। राजकीय मानसिक मंदित आश्रय गृह सह प्रशिक्षण केंद्रों के भवन निर्माण हेतु 10 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। व्यापारी कल्याण, उत्तर प्रदेश राज्य कर विभाग में पंजीकृत व्यापारियों के लिए संचालित मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत प्रति लाभार्थी देय धनराशि हमारी सरकार द्वारा 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए की गई है। हमारी सरकार द्वारा अब तक 356 लाभार्थियों को व्यापारी दुर्घटना बीमा का लाभ दिया गया है। न्याय, समाज के जन्म व विकास के समय से ही न्याय की प्यास है। न्याय के लिए ही समाज व्यवस्था तथा राज्य व्यवस्था का जन्म हुआ। न्याय हमारे जीवन की पहली आवश्यकता है। जनपद प्रयागराज में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना किए जाने का निर्णय लिया गया है। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद परिसर में मल्टी लेवल पार्किंग एवं एडवोकेट चैम्बर्स का निर्माण ईपीसी मोड पर कराए जाने का निर्णय लिया गया है। जनपदों में न्यायालयों के भवन निर्माण हेतु 450 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। माननीय उच्च न्यायालय के न्यायमूर्तिगण के लिए आवासीय भवनों के निर्माण हेतु 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की लखनऊ खंडपीठ के लिए नए भवनों के निर्माण कार्य हेतु 150 करोड़ रुपए तथा इलाहाबाद पीठ के भवन निर्माण हेतु 450 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि से संबंधित कल्याणकारी स्टाम्पों की बिक्री की शुद्ध प्राप्ति की धनराशि अधिवक्ता कल्याण निधि हेतु न्यासी समिति को अंतरण के लिए 20 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। परिवहन, प्रदेश के 38,000 से अधिक असेवित गांवों में से वर्ष 2017-18 एवं 18-19 में 19,500 असेवित गांवों को परिवहन सुविधा से सेवित किया गया। वर्ष 2019-2020 में माह मार्च 2020 तक 6556 गांवों को परिवहन सुविधा से सेवित किया गया। पड़ोसी देश नेपाल हेतु दिल्ली से महेंद्रनगर, पोखरा, नेपालगंज, अयोध्या से जनकपुर, लखनऊ से रुपईडीहा, नेपालगंज के लिए अंतर्राष्ट्रीय बस सेवा का संचालन प्रारंभ किया गया। बस स्टेशनों के आधुनिकीकरण के दृष्टिगत प्रदेश के 23 प्रमुख बस स्टेशनों को पीपीपी पद्धति पर विकास किया जाना प्रस्तावित है। निर्भया योजना के अंतर्गत महिलाओं के लिए 50,000 वातानुकूलित पिंक सेवाएं संचालित हैं, जिसमें
महिला यात्रियों की सुरक्षा हेतु सभी बसों में सीसीटीवी कैमरा तथा पैनिक बटन लगाए गए हैं। प्रदेश में प्राकृतिक आपदा से बचाव और सुरक्षा हेतु एसडीआरएफ की 3 कंपनियां, पीएससी फ्लड बटालियन की 17 कंपनियां खोज एवं बचाव के कार्य हेतु तैयार हैं। एनडीआरएफ की 4 टीमें वाराणसी, लखनऊ, गोरखपुर व प्रयागराज में उपलब्ध हैं। प्रदेश के 2 जनपदों गोरखपुर एवं बलिया में 200 आपदा मित्र उपलब्ध हैं। आपदा पूर्व चेतावनी तथा राहत संबंधी महत्वपूर्ण जानकारियों को किसानों तक सरलता से पहुंचाने के संबंध में एप्लीकेशन इंटीग्रेटेड अर्ली वार्निंग सिस्टम तैयार किया गया है, जिसके माध्यम से मौसम विभाग द्वारा सैटेलाइट की मदद से जारी की जाने वाली खराब मौसम एवं वज्रपात से पूर्व चेतावनियों को आम जनमानस को ऑटोमेटिक एसएमएस अलर्ट एवं मैसेज के माध्यम से प्रेषित किया जाता है, जो बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के रियल टाइम में लोगों तक पहुंचते हैं। इस अर्ली वार्निंग सिस्टम से किसानों तथा आम जनमानस को आने वाले खराब मौसम से बचाव करने की मदद मिलेगी तथा साथ ही ये प्रदेश जन हानि एवं अन्य नुकसानों को कम करने की मददगार साबित होगा। वर्ष 2020 में प्रथम बार बाढ़ से प्रभावित कृषकों तथा क्षति संबंधी विवरण ऑनलाइन करते हुए एक वेस्ट सर्वेक्षण तथा वितरण मॉड्यूल तैयार कर लागू किया गया, जिसके सीधे कृषकों के बैंक खातों में निवेश अनुदान राशि अंतरित करने की व्यवस्था की गई। वर्ष 2020 में बाढ़ से प्रभावित जनपदों के लगभग 3,48,000 कृषकों को 113 करोड़ 20,66,000 रुपए की राशि कृषि निवेश अनुदान राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे कृषकों के बैंक खातों में स्थानांतरित की गई। मान्यवर सुन लीजिए, मुझे ये बताते हुए हर्ष है कि कोरोना काल खंड के उपरांत हमारी सरकार ने यह निर्णय लिया है कि प्रदेश के विकास में विधानमंडल के माननीय सदस्यों के प्रत्यक्ष योगदान हेतु विधानमंडल क्षेत्रों में विकास कार्यों के लिए विधायकों को उनकी संस्तुति पर विधानमंडल क्षेत्र विकास निधि के बराबर धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी। इस हेतु 1512 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। मान्यवर, विभागवार महत्वपूर्ण योजनाएं एवं कार्यक्रमों हेतु आय व्यय में की गई व्यवस्थाओं का विवरण प्रस्तुत करने के पश्चात मैं राजकोषीय सेवाओं का विवरण प्रस्तुत कर रहा हूं। राजकोषीय सेवाएं राज्य वस्तु एवं सेवा कर तथा मूल्य संवर्धित कर। राज्य वस्तु एवं सेवा कर तथा मूल्य संवर्धित कर से राजस्व संग्रह का लक्ष्य 1,04,385 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है। आबकारी शुल्क से राजस्व संग्रह का लक्ष्य 41,500 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है। स्टाम्प एवं पंजीकरण से राजस्व संग्रह का लक्ष्य 25,500 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है। वाहन कर से राजस्व संग्रह का लक्ष्य 9,350 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है। वित्तीय वर्ष के बजट अनुमान 2021-22 मानव प्रस्तुत बजट का आकार 5,50,270 करोड़ 78 लाख रुपए है। बजट में 27,598 करोड़ 40 लाख रुपए की नई योजनाएं सम्मिलित की गई हैं। कुल प्राप्तियां 5,06,181 करोड़ रुपए 181 करोड़ 84 लाख रुपए अनुमानित हैं। कुल प्राप्तियों में 4,18,340 करोड़ 44 लाख रुपए की राजस्व प्राप्तियां तथा 87,841 करोड़ 40 लाख रुपए की पूंजीगत प्राप्तियां सम्मिलित हैं। राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व का अंश 3,05,740 करोड़ 30 लाख रुपए है। इसमें स्वयं का कर राजस्व 1,86,345 करोड़ रुपए तथा केंद्रीय करों में राज्य का अंश 1,19,395 करोड़ 30 लाख रुपए सम्मिलित है। व्यय कुल व्यय 5,50,270 करोड़ 78 लाख रुपए अनुमानित है। कुल व्यय में 3,95,130 करोड़ 35 लाख रुपए राजस्व लेखे का व्यय है तथा 1,55,140 करोड़ 43 लाख रुपए पूंजी लेखे का व्यय है। समेकित निधि की प्राप्तियों से कुल व्यय घटाने के पश्चात 44,088 करोड़ 94 लाख रुपए का घाटा अनुमानित है। मान्यवर, लोक लेखा
लोक लेखे से 5,500 करोड़ रुपए की शुद्ध प्राप्तियां अनुमानित हैं। समस्त लेन देन का शुद्ध परिणाम 37,988 करोड़ 94 लाख रुपए ऋणात्मक अनुमानित है। प्रारंभिक शेष 14,033 करोड़ 12 लाख रुपए को हिसाब में लेते हुए अंतिम शेष 23,955 करोड़ 82 लाख रुपए ऋणात्मक रहना अनुमानित है। राजस्व बचत 23,210 करोड़ 9 लाख रुपए अनुमानित है। राजकोषीय घाटा 90,729 करोड़ 80 लाख रुपए अनुमानित है, जो वर्ष के लिए अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 4.17%। राज्य की ऋणग्रस्तता सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 28.1% अनुमानित है। मानवर में माननीय मुख्यमंत्री जी एवं माननीय वित्त राज्य मंत्री जी तथा मंत्रिपरिषद के अपने सभी माननीय सदस्यों का अत्यंत आभारी हूं कि जिनके सहयोग एवं परामर्श से बजट प्रस्तुत करने में सक्षम हो सका हूं। मैं अपर मुख्य सचिव वित्त एवं वित्त आयुक्त और वित्त विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा सभी विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने इस बजट को तैयार करने में बहुमूल्य सहयोग प्रदान किया है। मानवर अध्यक्ष जी, प्यार का रास्ता ढूंढेगी ये पवित्र सभा, खूब बरसेगी इस जमीन पर रहमत की घटा, मोहतरम सद्र हो जिस बज़्म के खुद योगी, चारों तरफ फैलेगी विकास की सुहानी छटा। इन्हीं शब्दों के साथ मानवर मैं वित्तीय वर्ष 2021-22 का बजट इस सदन में उपस्थित सभी सम्मानित जनप्रतिनिधियों के माध्यम से प्रदेश की जनता को समर्पित करता हूं। वंदे मातरम। मैं समझता हूं तो उत्तर प्रदेश विधानसभा की ये सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे थे। इस समय सुरेश खन्ना, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना बजट को पेश करते हुए नजर आए थे। बहुत से महत्वपूर्ण पॉइंट्स का जिक्र हुआ, लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ी बात यह है कि 5,50,000 लाख करोड़ रुपए का ये जो बजट है, ये उत्तर प्रदेश की जनता को समर्पित किया है मौजूदा उत्तर प्रदेश सरकार ने। विभिन्न क्षेत्रों, विभिन्न वर्गों को ध्यान में रखते हुए इस बार के बजट को तैयार किया गया है। सबसे बड़ी बात, ये बजट पूरी तरीके से पेपरलेस रहेगा। अयोध्या एयरपोर्ट का नाम श्री राम के नाम पर होगा, ये बड़ा ऐलान हुआ। इसके साथ साथ बजट की बड़ी बातें क्या हैं हम आपको बता रहे हैं। राज्य में जल्द ही 4 नए नेशनल एयरपोर्ट बनने वाले हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट को नए सिरे से बनाने के लिए, उसमें और बिल्डिंग बनाने के लिए, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने के लिए इस बात का जिक्र बजट में किया गया है। किस तरीके से विभिन्न योजनाओं को जमीनी स्तर पर उतारना है और उस बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है, इस बात को लेकर ऐलान बजट में किया गया है। आगरा मेट्रो के लिए 8,000 करोड़ रुपए को स्वीकार किया गया है। सूर्यकोटि के विकास के लिए 140 करोड़, ग्रामीण विकास सचिवालय के लिए 10 करोड़ रुपए बजट में दिए गए हैं। किसानों को पर्याप्त मात्रा में खाद मिले, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए बजट में विशेष स्थान दिया गया है। 2019 और 20 के बाद अगर इस साल के बजट का जिक्र करते हैं, 2021 और 22 का ये बजट आखिरी पूर्ण बजट है इस कार्यकाल का, मौजूदा कार्यकाल का, उत्तर प्रदेश सरकार का ये आखिरी बजट और 5वां बजट इस बार का, जो अब से थोड़ी देर पहले पेश किया है खुद वित्त मंत्री ने। और इसको लेकर बहुत सारे ऐलान हुए हैं, जिसमें सबसे बड़ा और प्रमुख पॉइंट है बेसिक शिक्षा को लेकर, श्री राम जन्मभूमि मंदिर को लेकर, अयोध्या धाम तक पहुंचने वाले मार्ग निर्माण सेतु का जो नाम दिया गया है उसको लेकर 300 करोड़ रुपए बजट में व्यवस्था उसको लेकर की गई है। अयोध्या के सौंदर्यीकरण, उसके विकास को लेकर ये 100 करोड़ रुपए। और सबसे बड़ी खबर, बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा दे, पीएम जनधन योजना में खोले गए 7 करोड़ से ज्यादा खाते, ये ब्यौरा उनकी तरफ से दिया गया है। आयुष्मान भारत के लिए 1300 करोड़ रुपए सैंक्शन किए गए हैं। योगी सरकार के इस कार्यकाल का ये आखिरी बजट है, जैसा कि हम बता रहे हैं आपको कि इस कार्यकाल का ये आखिरी पूर्ण बजट है 2021 और 22। इसके बाद 2022 में चुनाव होगा।
ये आखिरी पूर्ण बजट है मौजूदा सरकार का, 5वां बजट और आखिरी बजट इस कार्यकाल का, जिसको देखते हुए कोशिश सरकार ने की है कि हर एक वर्ग को, हर एक क्षेत्र को ध्यान में रखा जाए। और जैसा कि हम सुबह से आपसे चर्चा भी कर रहे थे इस बात को लेकर कि किसानों को हुआ और बुनियादी ढांचे, जिस पर खासतौर पर सभी का ध्यान केंद्रित है कि बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए मौजूदा सरकार बजट तैयार करने वाली है और उसी बुनियादी ढांचे को और मजबूती देने के लिए इस बार का बजट आया है। सबसे बड़ी बात यह कि अब तक आए हुए बजट में सबसे ज्यादा जो बजट सैंक्शन किया गया है वो इस बार का है। जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, तकरीबन 5,50,000 लाख करोड़ का ये बजट है जो सरकार की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से लाया गया है। सबसे बड़ी बात, केंद्रीय बजट आने के बाद जो उम्मीद राज्य सरकार से बजट को लेकर के थी, इस बजट में उन सभी कमियों को पूरा करने की कोशिश राज्य सरकार ने की है। जैसा कि हम बता रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए खास ध्यान इस बार इंफ्रास्ट्रक्चर पर दिया गया है और कोशिश ये की गई है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए ही ज्यादा फैसले लिए जाएं। यही कारण है कि उस ढांचे को मजबूत करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से बहुत बड़े फैसले लिए गए, जिसमें अयोध्या पहले नंबर पर आता है। इसके बाद अगर शिक्षा क्षेत्र का जिक्र करेंगे तो बेसिक शिक्षा पर खासा ध्यान दिया गया है। कक्षा 1 से 8 तक के सभी बच्चों को हर साल निःशुल्क यूनिफॉर्म उपलब्ध कराए जाने की बात इस बजट में की गई है, जिसको लेकर 40 करोड़ रुपए की व्यवस्था मौजूदा सरकार ने बजट में करने की बात कही है। इसके साथ साथ बच्चों की यूनिफॉर्म में जूते, मोजे और स्वेटर जैसी सभी चीजें इसमें उपलब्ध होंगी। इस साल के जो पूर्ण बजट में बात कही गई है, जैसा कि खुद वित्त मंत्री बता रहे थे, अगर किसानों का जिक्र करते हैं तो किसानों के लिहाज से सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा था सिंचाई एवं जल संसाधन। दरअसल साल 2021 और 22 में 8 परियोजनाओं को पूर्ण करने का जो लक्ष्य है वो यहां पर मौजूदा राज्य सरकार ने साधने की कोशिश की है। 8 नई परियोजना होंगी सिंचाई और जल संसाधन के क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए, और उसको पूरा करने की मंशा से यहां पर तकरीबन 8 परियोजनाओं को पूरा करने का लक्ष्य इस साल के अंदर मौजूदा राज्य सरकार ने रखा है। इसके साथ अगर मध्य गंगा नहर परियोजना का जिक्र करते हैं तो इसके लिए 1,137 करोड़ रुपए का जिक्र बजट में किया गया है। राजघाट नहर परियोजना के लिए तकरीबन 976 करोड़ रुपए, सरयू नहर परियोजना के लिए 610 करोड़ रुपए, पूर्वी गंगा नहर परियोजना के लिए 271 करोड़ रुपए की बात इस बजट में की गई है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि लिंक नहर परियोजना, जिसको बहुत महत्वपूर्ण बताया जा रहा था, केन बेतवा लिंक नहर, इन दोनों नहरों को जोड़ने के लिए जो परियोजना लाई गई है, इसको पूरा करने के लिए 104 करोड़ रुपए के बजट की व्यवस्था की गई है। तो सिंचाई और जल संसाधन के लिहाज से ये 8 परियोजनाएं होंगी जिन पर सरकार का फोकस इस साल रहेगा। स्वच्छ भारत मिशन, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए, यानी जो योजनाएं पहले से चल रही हैं उनको और मजबूत करने की दिशा में मौजूदा सरकार ने बजट में विशेष जगह बनाई है। और इस लिहाज से स्वच्छ भारत मिशन एक महत्वपूर्ण योजना जो केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई थी, जिसे राज्य सरकारों ने अपनाया। इस दिशा में साल 2021-22 में 12,13,000 व्यक्तिगत शौचालय और 98,000 सामुदायिक शौचालय के निर्माण के लिए जो लक्ष्य है वो रखा गया है, जिसके लिए 2,031 करोड़ रुपए सैंक्शन किया गया है इस बजट में उसको जगह दी गई है। ये बहुत महत्वपूर्ण है जब लगातार उत्तर प्रदेश में स्वच्छ भारत मिशन के तहत टॉयलेट्स बनाए जा रहे हैं, शौचालय बनाए जा रहे हैं, गांव-गांव सरकार की पहुंचने की कोशिश है। और इस दिशा में जो लक्ष्य रखा गया है वो 12,13,000 व्यक्तिगत शौचालयों के लिए रखा गया है और 98,000 सामुदायिक शौचालयों का जो लक्ष्य है वो रखा गया है। और इसके साथ साथ युवाओं को भी सरकार ने ध्यान में रखा है। युवाओं के लिए अभ्युदय योजना के लिए तकरीबन 20 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित की गई है मौजूदा बजट में, जिसका जिक्र खुद वित्त मंत्री ने किया था। 20 करोड़ रुपए की बजट की व्यवस्था अभ्युदय योजना को लेकर खासतौर पर युवाओं के लिए इसको ध्यान में रखा गया है। और इसके साथ साथ संस्कृत विद्यालयों में पढ़ रहे निर्धन छात्रों को गुरुकुल पद्धति के अनुरूप निःशुल्क छात्रावास और भोजन दिया जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। वो गरीब बच्चे जो पढ़ नहीं पा रहे हैं, जिनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो पढ़ पाएं और संस्कृत विद्यालयों में वो पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए गुरुकुल की मान्यता वाला एक शैक्षिक संस्थान खोला जाएगा, जहां पर निःशुल्क छात्रावास और भोजन की सुविधा उनको
उपलब्ध कराई जाएगी। बहुत सारे महत्वपूर्ण पॉइंट है जिनका जिक्र किया गया और सबसे बड़ी बात यह, जब हम उस योजना का जिक्र करते हैं, महिलाओं का जिक्र करते हैं, तो उनको भी खास ध्यान में रखा गया है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना को, यानी बुनियादी ढांचे के स्वरूप ही जो पहले से योजनाएं चल रही थी उसको और मजबूत करने के लिए 1200 करोड़ योजना का जो बजट में जिक्र है वो उसको सैंक्शन कर दिया है। यानी इंफ्रास्ट्रक्चर और हर वर्ग को ध्यान में रखकर इस बार के बजट को लाने की तैयारी की गई है। कोशिश की गई है कि हर एक वर्ग पर खास फोकस दिया जाए और उस एक एक पॉइंट का जिक्र हमने आप तक पहुंचाया है। इसके साथ